क्या बोलना, मतलब ये जो ईएस का पेपर हुआ है मेंस का, उसी के यार वीडियो सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, जिसने एग्जाम दिया है। देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन में दे रहा हूँ। थ्योरी ऑफ मशीन का सर दे चुके हैं, अदरवाइज उसका भी दे देता। मैकेनिक्स में यूजुअली जब से ऐड हुआ 2017 से, तो यार पहली बार तो मुझे याद है 2 क्वेश्चन आए थे, वो एक 8 नंबर का था आई गेस और एक 6 नंबर का। फिर 2018 में भी कुछ 12 नंबर का पूछा था, 2019 में भी तो 12-20 नंबर, इतना 18 का इतना ही पूछता था। तो कोई बहुत ज्यादा पढ़ाने और पढ़ने वाला कोई पॉइंट नहीं होता। देखो 480 नंबर का पेपर होता है, उसमें से अगर यार कोई चीज 12-15 नंबर की आए ना, तो उसमें देखो ये एग्जाम निकालने का पैटर्न नहीं होता। ये जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो उसकी तरफ फोकस किया जाता है कि इनपुट देने से आउटपुट आए, ठीक है। जैसे थ्योरी ऑफ मशीन है, हर बार आता है, ज्यादा ही मार्क्स का आएगा, तो उस पर ज्यादा एफर्ट लगाते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा मतलब इन्होंने उलट फेर कर दिया। आप देख सकते हो मार्क्स जो आए हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 64 नंबर का आया है। मतलब तुम देखो थ्योरी ऑफ मशीन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस को छोड़ के तो भाई सबसे ही ज्यादा का आया है ये। बट अनएक्सपेक्टेड था, चलो कोई बात नहीं। हाँ, क्वेश्चन जिस तरह के आए हैं आपको हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में डाउट आया हो, या देखो एक क्वेश्चन तो क्लास का कराया हुआ है, मतलब हर ही क्लास में कराया है मैंने जब से मैकेनिक्स पढ़ाना शुरू किया। आप अपने नोट्स देख सकते हो। एक क्वेश्चन फ्रिक्शन वगैरह का था, उसमें तो बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं है, बस ये है कि आपको करना तो पड़ेगा, सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब उसके बाद क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ज्यादा वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आए थे, इसमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन था, और ये वैसे ये उसका भी पेपर का भी फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का ये पार्ट है। अच्छा, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी सब्जेक्ट। देखो ये तो अब मुझे लगता है थोड़ा बकवास सा है कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें जिस भी सब्जेक्ट का आएगा वो यार इंपॉर्टेंट है। अब इसको तुम छोड़ थोड़ी सकते थे, फर्स्ट का ये पार्ट था तो कंपलसरी था, करना ही था आपको। तो आपको ये वैसे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई करना ही है ये क्वेश्चन। अच्छा, मैं मतलब इसमें तुम देखना जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे अभी, तो इसमें तुम्हें एक चीज रियलाइज होगी कि ये एक्स अल्टीमेटली कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे हम, उन्होंने कुछ डेटा मिस किया है। तो ऐसे मोमेंट पे आप एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपको सीखनी हो। तो सोचो एक बच्चा अच्छे से मस्त प्रिपरेशन करके आया है, उसका पहला क्वेश्चन उसे आता भी है और फिर भी उसके लास्ट पॉइंट पे अटका हुआ है। मतलब एग्जाम के पहले क्वेश्चन में भी आते हुए भी अगर कोई बच्चा अटक जाए, यहां अगर तुम ईगो के ट्रैप में आए, नहीं नहीं मैं करके ही मानूंगा, पहला क्वेश्चन करके ही मानूंगा तभी आगे जाऊंगा, तो बच्चा तुम टाइम वेस्ट कर दोगे। इतना पेपर में कभी टाइम नहीं होता यूपीएससी में, तो ये आपको ब्लंडर नहीं करना, बाकी आपकी मर्जी है, समझदार हो तुम। क्वेश्चन देखते हैं। अ कोड ACB, ये बच्चों ACB is 5 मीटर लॉन्ग, इज अटैच्ड एट पॉइंट A and B to 2 वर्टिकल वॉल्स। ये वर्टिकल वॉल है, हाँ, 2 वर्टिकल वॉल्स 3 मीटर अपार्ट एज शोन इन द फिगर। बच्चों इस वॉल और इस वॉल में 3 मीटर का गैप है, और ये ACB 5 मीटर की है। अ पुली C ऑफ नेग्लिजिबल रेडियस कैरीज अ सस्पेंडेड लोड ऑफ 200 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पे ना पुली दिखाई नहीं उन्होंने। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक पुली है, ऐसे इस तरह की पुली है आपके पास, वो पुली दिखाई नहीं। इसका काफी मीनिंग है, अगर पुल्ली नहीं होती यहाँ पे, एक अगर मान लो एक इस तरह से आपके पास पॉइंट होता, तब तो 2 अलग अलग स्ट्रिंग होती, अलग अलग टेंशन हो सकती थी। लेकिन अगर एक पुल्ली के जैसे एक पुल्ली है और उस पुल्ली से ऐसे सराउंड होके ये पास कर गया इस तरह से, तो बच्चों इस केस में अगर ये पुल्ली फ्रिक्शनलेस है तो टेंशन AC में भी और BC में भी क्या मिलेगी, सेम। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था। खैर छोड़िए, उसे आगे बढ़ते हैं। पुल्ली C ऑफ नेग्लिजिबल रेडियस कैरीज, मतलब इतनी नेग्लिजिबल की इन्होंने तो दिखाई ही नहीं। मतलब इनका तो ये मानना इतनी नेग्लिजिबल है कि उन्हें दिखाई नहीं। देखो एक चीज तो मैं कहूंगा, यूपीएससी वाले क्वेश्चन फॉर्म नहीं कर रहे हैं आजकल, मतलब स्टैंडर्ड बुक से उठा के दे देते हैं। तो मेरा ये मानना थोड़ा तो एफर्ट यार लगाओ कि इस तरह मत करो। एक पुली दिखा देते हैं, अब हो सकता है किसी बच्चे को क्लिक ना करे, पहले क्वेश्चन में दिमाग खराब हो जाए उसका, बट थोड़ा बहुत तो करो यार, जहां से उठाया एज इट इज उठा दिया होगा। बट एनीवे, अ पुली C of negligible radius carries a suspended load of 200 न्यूटन एंड इज फ्री टू रोल विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, फ्रिक्शन नहीं है तो मतलब टेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। Determine the position of the equilibrium as defined by the distance x that the pulley will assume and also the tensile force in the chord। बच्चों टेंसाइल फोर्स निकालना है कोड में, वो सब हम करते हैं। देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या मतलब करूंगा, ये बच्चों 2 वर्टिकल वॉल हैं, इनके बीच में 3 मीटर था, तो इस पुल्ली के वर्टिकल हाइट खींच दी, इसे एक्स बोल, सॉरी इसे एक्स बोला तो कितनी होगी 3 - x। ये ACB कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। और इस पुल्ली के इस एंड पे 200 न्यूटन का आपके पास क्या लगा है, लोड लगा है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन कर रहे हैं अब इसका। पहला पॉइंट, एक चीज
बच्चों हम सबको पता है कि आपके पास फ्रिक्शनलेस है बच्चों। क्या फ्रिक्शनलेस है? पुल्ली एंड स्ट्रिंग। अगर फ्रिक्शनलेस सिस्टम है तो सब बच्चों को समझ आना चाहिए टेंशन इन द पार्ट AC विल बी इक्वल टू टेंशन किस पार्ट में बच्चों? BC में। उसको बेटा मैंने प्यार से क्या कह दिया? T कह दिया। TAC TBC इक्वल है क्या बोल दिया? T बोल दिया। ठीक है, टेंशन आपके पास, तो मैं यहाँ रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ सो दैट आपको दिख भी जाए थोड़ा। तो इधर आपके पास T टेंशन है और इधर भी कितनी टेंशन है बेटो? आपके पास T टेंशन है। इधर भी आपके पास क्या है? टेंशन। अरे बन जा भाई। अच्छा जब जल्दी करे ना इंसान तब बता ही नहीं बनता है। टेंशन इधर भी क्या है? T। अब अगर मैं आपके पास इस पुल्ली की बात करूं तो ये पुल्ली किस में होगी आपके पास? इक्विलिब्रियम में। ये से एंगल कितना है? थीटा। और ये से एंगल कितना है? फाई। किसका? वर्टिकल का। इधर वाला ये टेंशन T मैं AB और सॉरी AC और BC नहीं बोल रहा हूँ अब, ये भी T है और ये भी T है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये T वर्टिकल के साथ फाई एंगल बना रहा है, ये लेफ्ट वाला T वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब देखो अगर ये आपके पास पुल्ली इक्विलिब्रियम में है तो 2 डायमेंशनल सिस्टम है, तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में भी क्या होना चाहिए? 0 और वर्टिकल में भी क्या होना चाहिए? 0। नेट फोर्स अगर बच्चों मैं हॉरिजॉन्टल में 0 करता हूँ, ध्यान से सुनना, हॉरिजॉन्टल में इसका कंपोनेंट कितना आएगा? T साइन फाई। आई गेस आपको समझ आता है। शैलेंद्र यार क्या हो रहा है इसमें? स्पीड से लिखा ही नहीं जा रहा, पर चलो T साइन फाई। और इधर ये बेटा T कोस थीटा वर्टिकल आएगा, T साइन थीटा किधर आ जाएगा आपके पास? हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड, T साइन थीटा। बच्चों T इक्वल है, लूज आउट हुए, साइन थीटा इक्वल टू साइन फाई। ये तभी पॉसिबल है जब थीटा किसके इक्वल आ जाए? फाई। तो बच्चों ये भी पता लग गया कि थीटा किसके इक्वल है? फाई। अब थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा आगे मैं बढ़ूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ कि नेट फोर्स, जो नेट फोर्स वर्टिकल में मुझे 0 करना होगा ऑफ कोर्स बच्चों, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर में। अब देखो वर्टिकल में आपके पास क्या करते हैं? इसका देखो T बेटा थीटा को भी सॉरी फाई को भी क्या लिख देता हूँ? थीटा लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रूव कर दिया है थीटा इक्वल टू फाई। तो T कोस थीटा, ये भी T कोस थीटा, 2T कोस थीटा है, ये 2T कोस थीटा किसके इक्वल आया बेटा? 200 न्यूटन के। तो यहाँ से जो T आ गया वो कितना आ गया? 2 से बेटा 2 लूज आउट, ये 100 बचेगा, 100 बाई कितना बचा? कोस थीटा। अब अगर आपको टेंशन निकालनी है, देखो आपसे पूछा गया था, यही दो बात आपसे पूछी गई थी। एक तो क्या पूछा गया? x पूछा गया, और क्या पूछा गया बच्चों? ऑल्सो एंड अज्यूम एंड ऑल्सो द टेंसाइल फोर्स इन द कोड। तो आपको टेंसाइल फोर्स निकालो, आप T निकालना है बेसिकली, ठीक है? कोड में टेंशन वही है, टेंसाइल फोर्स या टेंशन कुछ भी बोल दो, टेंसाइल है इसीलिए तो टेंशन से बोला जाता है इसे। अब आपको थीटा चाहिए, अगर आप थीटा निकाल देते हो किसी तरह, अगर कोई बच्चा थीटा निकाल दे किसी तरह, तो यकीन मानो क्या निकल जाएगा? टेंशन निकल जाएगी। अब देखो थीटा कैसे निकालेंगे, ध्यान देखना। पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, डॉटेड लाइन लगा रहे हैं, ठीक है? यहाँ से इधर एक डॉटेड लाइन लगाई, ओके। और इसके मतलब ये तो कौन सा पॉइंट था बच्चे? ये तो A पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है इस वर्टिकल लाइन पे, और एक B पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई यहाँ पे, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूँ तो ACB, अब देखो ये ACB को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AC प्लस CB, AC प्लस CB। अब इतने मूर्ख मत बन जाना सर कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तुमसे निकल लिया मीन्स 5 मीटर है ये। AC और CB को ना तुम ऐसे लिखो, देखो ये आपके पास AC है आप मतलब यहाँ पे आपको अगर थीटा निकालना है तो थीटा की टर्म्स में लिख सकते हैं। बच्चन का सर कैसे? अच्छा ये तो ये x है तो ये भी x है, तो ये AC जो होगे, AC का कोस थीटा तो ये होगा हाइट, AC का कोस थीटा, अरे यार AC कोस थीटा तो ये होगा, तो ये AC क्या जाएगा? साइन थीटा। x अगर AC साइन थीटा है, इफ x इक्वल टू AC साइन थीटा, तो बच्चों AC क्या आ जाएगा यहाँ से? x बाय क्या जाएगा? साइन थीटा। अब इसी तरह यार ये 3 माइनस एक्स है, ये वाली 3 माइनस एक्स है, CB का कोस थीटा तो ये वर्टिकल आएगा, तो साइन ये आएगा, तो इस 3 माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? BC साइन थीटा के। तो वहां पे क्या लिख सकते हो तुम? 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन थीटा, किसके इक्वल लिख सकते हो? 5 मीटर। बच्चों इनको ऐड कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, x प्लस 3 माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स कैंसिल आ जाए 3, यार ये ऑपरेशन स्पीड से ले क्यों नहीं पा रहा? 3 बाय साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 5। बच्चे यहाँ से जो साइन थीटा आया कितना आ गया? साइन थीटा ऊपर गया बच्चों, न्यूमरेटर क्या है? 3 बाय बेस क्या है? 5। साइन थीटा पता लग गया यहाँ से, है ना?
साइन थीटा पता है, वैसे तो थीटा निकाल लो यहीं से, लफड़ा खत्म हो, फिर आगे बढ़ते हैं। थीटा बच्चे यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया था 36.87 आ रहा है, 36.87। एक्चुअली आगे तक प्रोसीड होगा। साइन थीटा, वैसे तो हमें साइन थीटा नहीं, हमें तो थीटा से मतलब था, क्योंकि अगर थीटा पता लग गया तो आप किसको निकाल सकते हो, टेंशन को निकाल सकते हो। वैसे तो साइन थीटा 3/5 है, कोस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो वो भी बेटर रहेगा। बट अगर आपके यहाँ पे t बाई कोस ऑफ थीटा, जो कि आपके पास कितना है बच्चे 36.87, अगर 36.87 रखोगे तो एग्जैक्ट 125 नहीं आएगा। लेकिन बच्चों अगर तुम समझ रहे हो ना, 3/5 अगर साइन थीटा की वैल्यू लेते हो तो जो कोस थीटा की वैल्यू आएगी उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 125 न्यूटन आ जाएगा। तो टेंशन आ गई। अच्छा, टेंशन ही नहीं, अभी तो आपको क्या चाहिए, एक्स भी चाहिए। अब देखो, अब तुम एक चीज समझने की कोशिश करना, ये एक्स नहीं निकाल पाओगे आप ऐसे। भैया मेरे को अगर AC या CB की इंडिविजुअल लेंथ देता, मेरी बात सुनना ध्यान से, मुझे AC की लेंथ दे देता तो CB की तो अपने आप पता लग गया 5 माइनस, AC की लेंथ दे देता, मुझे थीटा पता होता, मैं x निकाल लेता। या मुझे ये वाली हाइट दे दे, ये वाली हाइट, तो मैं क्या निकाल दूंगा, x निकाल दूंगा, क्योंकि आप भाई ये वाली हाइट दे देगा, थीटा पता होगा, तब भी मैं दोनों साइड निकाल दूंगा। या मुझे ये वाली हाइट दे दे यहां से यहां तक, सो दैट आपके पास मैं क्या कर दूं, इससे 3 माइनस एक्स निकाल लूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास x। तो ना तो वर्टिकल हाइट्स गिवन है, ना ही आपके पास क्या गिवन है बच्चों, AC और CB की इंडिविजुअल हाइट्स गिवन है। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या निकाल पाओगे, x। लेकिन पॉइंट एक मेरा ये नहीं है इसमें सीखने का, ये तो बहुत ही बच्चों वाला काम था, तुम सीख ही लोगे। मुद्दा ये है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये, और मतलब जब मेंस में कोई बच्चा पहुंचा है तो उसने प्रीलिम्स में भी अपने बड़े जज्बात मतलब लगा के तैयारी की है, मेंस में भी बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के, और ये तो जो कोरोना का काल आया इसमें तो बच्चे डिमोटिवेट भी हुए होंगे, बीच बीच में ये भी लगा होगा, पेपर की कोई डेट नहीं आ रही तो मन भी नहीं कर रहा होगा पढ़ने का। ऐसे में जब एक बच्चा पहुंचता है एग्जाम और उसको सोचो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और वैसे भी पेपर 2 है, तो मैकेनिकल में तो पेपर 2 थोड़ा टिपिकल पड़ता है, सबको ही पता है। तो ऐसे केस में अगर आप पहले क्वेश्चन में इस तरह से अटकते हैं तो देखो आपको हमेशा पेशेंस रखनी चाहिए। आप एक एफर्ट, देखो यही तरीका है, आप एक एफर्ट लगाओ, नहीं बना, एक बार और एफर्ट लगाओ, उसके बाद जिद मत करो, आप आगे बढ़ जाओ, यही सही तरीका है। मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट था, ये भी कंपलसरी था। फॉर अ बीम ऑफ होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ आउटर ज्योमेट्री ऑफ B इंटू D, बच्चों इस तरह ये होलो क्रॉस सेक्शन की थी, यहाँ से होलो है, ये क्रॉस सेक्शन है, तो ये B इसकी है और ये D डेप्थ है। ये मैंने मतलब D डेप्थ ज़्यादा बनाई क्योंकि गिवन था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, वो समझ जाओगे। फॉर अ बीम ऑफ होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है ऑफ आउटर ज्योमेट्री ऑफ B इंटू D एंड इनर ज्योमेट्री ऑफ B1 इंटू D1, मतलब आउटर ज्योमेट्री भी उसकी रेक्टेंगुलर है, इनर भी रेक्टेंगुलर है, इनर B1 इंटू D1, आउटर B इंटू D है। कंप्यूट द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स CG। बच्चों जैसे ये जो मैं मार्कर दिखा रहा हूँ, ये आपके पास जो ये आपके पास एक एक्सिस बनेगा, मतलब जो इसका एक्सिस है और किससे पास कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। बच्चों ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका यहीं आएगा, ठीक है। तो इसको आप जेड मतलब अब अंदर वाला जेड तो मैं कैसे दिखाऊं, लेकिन आप ये समझ सकते हो, ये जो मार्कर है इस वाले एक्सिस के अबाउट आपको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, या जो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया बोलते हो आप। इसके अलावा क्या कहता है आपको, about a line passing through the अच्छा, also compute the area moment of inertia about a line passing through the base and also compute the same about, मतलब area moment of inertia about a line passing through the vertical side। बच्चों कुछ ऐसा है, एक तो इस लाइन के अबाउट निकाल दो और एक इस लाइन के अबाउट निकाल दो। जैसे आपके पास मैं बता देता हूँ ऐसे, जैसे ये x है तो ये से आपके पास कह दो x1 या x प्राइम भी बोल सकते हो, तो x1 के अबाउट पूछा है, और एक ये अगर y है तो ये मान लो बच्चों y प्राइम और y प्राइम, तो इस y प्राइम के अबाउट, मतलब आपसे क्या पूछा है, एक तो ध्यान सुनना i z पूछा है, एक i x1 और बच्चों एक क्या पूछा है आपसे i y प्राइम ये पूछा है, ठीक है, फाइन। नाउ उसके बाद कहता है कंपेयर द रिजल्ट्स एंड ऑफर योर रिमार्क्स, ठीक है, वो स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में कह रहा है। इफ द रेशियो ऑफ B इज टू D इज 1/2 यूनिट्स एंड इन द सेम स्केलिंग द रेशियो ऑफ B1 इज टू D1 इज 0.8 एंड 1.6। ये जो सेम, अच्छा वाइट है, सेम आपके पास क्या बोला है, सेम स्केलिंग, इसका मीनिंग समझा दूंगा मैं तुम्हें, सेम स्केलिंग, पर तुम इतना समझ लो B इज टू D क्या है 1/2,
एंड B1/D1 क्या है 0.8 to 1.6 यूनिट, बट सेम स्केलिंग रेशियो का मतलब समझा देता हूँ। देखो इसका मीनिंग ये है, जैसे B को अगर आप x लेते हो तो D 2x है। अच्छा एक चीज़ समझो, इसमें कुछ बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हुए हों। बच्चे क्या सोचते हैं कि इसमें B/D कितना है 1/2, फिर क्या करते हैं यहाँ भी आते हैं B1/D1 और फिर क्या छाप देंगे 0.8, ये 1.6, तो आपके पास 1 बाई ये भी क्या जाएगा 2। ये ब्लंडर ना करें, B1/D1 1/2 है, मैं मानता हूँ, B/D भी 1/2 है, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन आप देखो स्केल्स का मतलब समझो क्या कहता है। If the ratio B/D is 1/2 and in the same scaling ratio B1/D1 is 0.8 1.6, इसका मीनिंग समझो तुम। B/D 1/2 है, B1/D1 1/2 ही होगा, लेकिन आप समझो अगर Bx है तो D 2x होगा, तो B/2 आपके पास क्या है 1/2, लेकिन जो B1 है उसको आप x नहीं लिख सकते, B1 को आप x नहीं लिख सकते, क्योंकि वो आपके पास क्या है, पहली बात तो B से कम ही है B1, बट सेम स्केल पे, मतलब अगर ये 1 टाइम्स ऑफ x है तो ये क्या आएगा 0.8 टाइम्स ऑफ x, और जो D1 आएगा, जैसे D 2x है तो D1 तो उससे कम होगा ही, बट सेम स्केल में समझो, जो आपके पास क्या है, मतलब आपका जो स्केल रेशियो है वो x है, तो ये B1 अगर 0.8x है तो D1 कितना आएगा 1.6x आएगा, ये है मीनिंग। अब तुम करके देख लो, B/D कितना आएगा 1/2, B1/D1 कितना आएगा 1/2 आएगा। आई गेस आपको समझ आ रहा होगा। तो ये सब आपको याद रखना है, फिर हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बच्चों B क्या है x, तो D क्या है 2x है, और यहाँ पे B1 आपका 0.8x है और D1 कितना है 1.6x है। वो तो तुम खुद सोचो यार, ये अगर 2x है तो ये उससे कम ही होगा, ये अगर x है तो 0.8x उससे कम ही होगा। बाकी अब तुम समझ गए होगे D मैंने डेप्थ क्यों ज़्यादा बनाई है, कि डबल है इसके। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं यार अब, है ना। अब देखो मैं कुछ इधर बना दूँ, निकाल दूँ कुछ इधर, ठीक है। अब क्योंकि डायग्राम तो थोड़ा बनेगा। अब तुम समझो, एक तो IZ कैसे निकलेगा, मेरे ख्याल से सब बच्चों को थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पता होगी। इस बोर्ड के प्लेन में दो एक्सिस है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो कि सेंट्रोइड से पास कर रहे हैं, ये बच्चों Z x और y दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर और इस बोर्ड के प्लेन में है, और Z क्या है इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, I अबाउट ZZ विल बी इक्वल टू I अबाउट x प्लस I अबाउट y। आई गेस आपको इतना पता होगा, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है। अब आप I अबाउट x निकाल लो, I अबाउट y निकाल लो, दोनों को ऐड कर लेना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कर देता हूँ। अब I अबाउट x सबसे पहले निकाल देता हूँ, ठीक है, बाकी फिर कैलकुलेट कर लेंगे। I अबाउट ZZ, I अबाउट x सिंपल है यार, इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, ये वाला होलो पार्ट है जो ब्लैक वाला दिख रहा है, बाहर वाला जो ब्लू पार्ट है वो आपकी बीम का पार्ट है। तो कैसे निकालते हैं यार I अबाउट x, तुम्हें पता ही होगा, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया BD³ मतलब बाई 12 वही वाला। तो आपके पास ये, मैं तो इसी तरीके से याद रखा था मैंने एज ए स्टूडेंट था तब भी। ये एक्सिस है, इसके पैरेलल आपको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसके पैरेलल साइड कौन सी है B, तो वो तो कटेगी नहीं, तो B आ गया है सिंगल, और जो कटती है वो साइड का क्या आ जाएगा ट्रिपल, आपके रेज़ टू पावर 3 BD³ बाई 12। बच्चों इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला तो एरिया है ही नहीं, तो इसका क्या आएगा B1 D1³ बाई क्या आएगा 12। अब चाहो तो इसके ना वैल्यूज पुट कर सकते हो और ये तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ आपके लिए। I अबाउट x, तो भाई अब ये वैल्यूज आपको तो कितना पुट करना पड़ेगा 1/12 तो बाहर निकाल देते हैं। अरे बच्चों मैंने कैलकुलेट पहले करके रखा है, टाइम बच जाएगा हमारा सबका। तो I अबाउट x कितना आ जाएगा, B आपके पास कितना है दैट इज x है, D कितना है 2x³ माइनस 0.8x 1.6x सॉरी 1.6x³ 1/12x 2x³ माइनस 0.8x, हाँ ठीक है। ये आ रहा है भाई यहाँ से 0.3936 रेज़ टू पावर 4, वो तो आना ही था x रेज़ टू पावर 4, तो उसमें तो कुछ पॉइंट ही नहीं है। I अबाउट x आ गया। अब देखो I अबाउट y देख लेते हैं फटाफट। I अबाउट y ये वाली, अब इस एक्सिस I अबाउट y ये कैसे निकालते हो, जो साइड पैरेलल है उसका तो मतलब रेज़ टू पावर 1 जो मतलब कट होती है उसकी रेज़ टू पावर 3, तो पैरेलल कौन सी है भैया D पैरेलल है, तो D
बी क्यूब बाई क्या आएगा 12 माइनस ये वाला पार्ट हटा दो, तो अभी भी पैरेलल कौन सी साइड है D1, B1 क्यूब बाई क्या जाएगा 12। मेरे ख्याल से इसका भी किया हुआ होगा, हाँ आई वाई वाई ये रहा 1/12 तो बाहर निकाल दिया। D तो आपके पास कितना है 2x और ये इंटू एक्स क्यूब माइनस D1 कितना है बच्चों 1.6x इंटू कितना आएगा 0.8x क्यूब, और यहाँ से जो आई वाई वाई आया ये आ गया भाई 0.0984x रेज़ टू पावर 4। देखो भाई सबसे पहले तो आई जेड जेड निकाल लो, ठीक है, ये आई जेड जेड था, आई जेड जेड जो आया आपके पास कितना आ गया, आई एक्स एक्स कितना है 0.3936 एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस आई वाई वाई अभी निकाला, आई वाई वाई कितना आ रहा है भाई 0.0984 एक्स रेज़ टू पावर 4। दोनों को ऐड करने पे आपके पास कितना आ रहा है आई जेड जेड, भाई आई जेड जेड आ रहा है 0.492 एक्स रेज़ टू पावर 4 यूनिट्स। अब देखो x जिस यूनिट में होगा उसी हिसाब से तो डिसाइड होगा, यूनिट्स हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, दैट इज आई जेड जेड आ गया। बस इसका मैग्नीट्यूड हम याद रखेंगे, वो बाद में कंपेयर कर देंगे। अब देखो तुम और जो जगदोजहद है वो बताता हूँ तुम्हें, आई कैलकुलेट कराते हैं, बस भाई बस हिल मत। आई आपके पास मैं तुम्हें सबसे पहले x1 एक्सिस, अब जैसे अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे। देखो वैसे ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी लगा दी तुमने और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस भी। अच्छा देखो तुमने मतलब हो सकता है तुम्हें ये अभी थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता हो, मतलब एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्लासरूम में मैं भी कवर नहीं कराता हूँ और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी कवर नहीं करते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें ना आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सर जब आई सेक्शन का बताते हैं, टी सेक्शन का बताते हैं, सेंट्रोइड वगैरह या एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्वेश्चन के थ्रू कवर कर देते हैं। अभी आपके पास जो अभी नए आपके पास वीडियो आए हैं मतलब जो ऑनलाइन है उसके अंदर भी कवर किया है सेंट्रोइड वगैरह। तो ये मतलब इनकी तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, क्लास में जैसे रेक्टेंगल का है, रेक्टेंगल वाले कोई स्क्वायर के लिए वो अप्लाई हो जाएगा कि उसमें बी इक्वल टू क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। इससे बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं होते। अगर आपने मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा हो, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस होती थी, वहां पे भी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस होती थी। वहां जो काम मास कर रहा था यहाँ वो क्या कर रहा है, एरिया कर रहा है। बाकी सब चीजें ऑलमोस्ट सेम ही चल रही हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हो चाहे परपेंडिकुलर एक्सिस हो, वहां पे भी आई जैसे ये मान लो एक आपके पास बॉडी है, इस बॉडी का आपको इस एक्सिस के अबाउट, जैसे मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इस एक्सिस के अबाउट आपको इसका क्या निकालना है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या करते हैं, दो म्यूचुअली आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर लाइन पास करते हैं यहाँ से आपके पास इस ये जैसे वाई वाई है और ये एक्स एक्स है, आई एक्स एक्स निकालो, आई वाई वाई और आई जेड जेड क्या आ जाएगा, इस दोनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर का सम। इसी तरह थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस वगैरह भी आपके पास कराते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि ये चीज़ें ऑलमोस्ट वही हैं, अगर आप एफर्ट लगाओ तो मतलब क्वेश्चन के थ्रू भी सीख जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। खैर आप तो मेंस दे रहे हो तो आई एम श्योर कि आपका तो ठीक लेवल होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ आई अबाउट x1 कैसे निकालोगे, पहले अगर इसके अबाउट निकालना है तो ये देखो ये सेंट्रोइड से पास कर रही है क्या लाइन, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रही है क्या x1 नहीं, तो पहले तो इसके पैरेलल एक ऐसी लाइन लगाओ जो सेंट्रोइड से पास कर रही है, वो ऑलरेडी गिवन है x। तो देखो क्या ऐसा होता है, आई अबाउट x1 कैसे निकलेगा, आई अबाउट x प्लस एरिया इस आपके ब्लू पार्ट का एरिया इनटू बेटा स्क्वायर होगा किसका, इस डिस्टेंस का। देखो इन दो पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी है, ये टोटल d है तो कितनी है, d/2, तो क्या आएगा एरिया इंटू d/2 का स्क्वायर। अच्छा जैसे हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लगाते थे, मान लो ये आई अबाउट आपके पास ये cg है, तुम्हें इस आई अबाउट a चाहिए, तो जैसे ये वाला लगा लो परपेंडिकुलर एक्सिस, या ऐसे भी निकाल सकते हो आई, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। आई आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो क्या ये जो जैसे आई अबाउट आपको इसके निकालना है, तो क्या ये सेंट्रोइड से पास कर रही है, नहीं। तो आप जैसे ये एक्स एक्स मान लो, तो आप कैसे करते थे, आई अबाउट ए अगर निकालना है तो आई अबाउट सी वाली लाइन प्लस मास ऑफ द बॉडी मास, और इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ए है तो मास इंटू ए स्क्वायर किया करते। यहाँ पे भी वही आई अबाउट x1 निकालना है तो आई अबाउट एक्स निकालो प्लस एरिया आता है बस यहाँ पे, बाकी डिस्टेंस का तो स्क्वायर है ही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं यार रब कर रहा हूँ,
ठीक है। ओके एनीवे आई अबाउट एक्स एक्स तो है ही आपके पास, आप a इंटू डी स्क्वायर डी बाई 2 का स्क्वायर निकाल दो, बात बन जाएगी। ठीक है, एरिया बताओ क्या आएगा, बी डी माइनस कितना आ जाएगा b1 d1, मतलब मेरे को तो इसमें कुछ लगता ही नहीं, रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल है तो कितना आ जाएगा भाई b इंटू डी आ जाएगा, b1 माइनस d1, अरे जो पार्ट है आपके रेक्टेंगुलर बीम का वो पार्ट चाहिए, इंटू डी बाई 2 का क्या करना बच्चों होल स्क्वायर। इसकी भी कैलकुलेशन आई गेस मैंने की होगी, हाँ की हुई है, आप पुट कर दो वैल्यूज अगर आपको करनी है तो। b कितना है आपके पास, दैट इज x, और d कितना है, दैट इज ट्वाइस ऑफ x है ना, तो फिर 2x स्क्वायर लिख दो सीधा, माइनस आपके पास b1 d1 तो उसमें तो 0.8 इंटू 1.6 x स्क्वायर आ जाएगा, और d बाई डी तो आपके पास ट्वाइस ऑफ x 2x बाई 2 का स्क्वायर। ओके एनीवे ये आ रहा है 0.72 x रेज़ टू पावर 4, ऐसा है भैया। आई x1 क्या आ जाएगा, आई अबाउट एक्स एक्स कितना है 0.3936 x रेज़ टू पावर 4, प्लस उसके अंदर यार ऐड कर दो ये वाला 0.72 x रेज़ टू पावर 4, कितना आ जाएगा आई अबाउट x1 दैट इज 1.1136 x रेज़ टू पावर 4। ठीक है, अब आई अबाउट x1 हो गया, अब यार आई अबाउट y1 और निकाल देता हूँ। ठीक है, अब जगह बची नहीं है, मैं कुछ पार्ट रब कर देता हूँ यार, अब और कोई चारा नहीं है। ठीक है, एक बार मैं छोड़ देता हूँ, किसी भाई को नोट करना हो तो, वैसे मैं सारा उड़ाने वाला हूँ। ठीक है, आई गेस आपने नोट कर लिया होगा। देखिए लाइटें मैंने थोड़ी ऑफ करा दी, तो मैं अगर मेरा चेहरा कम चमकता हुआ लग रहा है तो ठीक है भाई फ़ायदा नहीं है ना, तुम अब मुझे गोरा देखो फिर क्लास में देखो मास्टर तो काला है ठीक है, इसलिए मैंने एक्चुअल कलर दिखा दिया तुम्हें। अरे लाइटें आँख पे पड़ती हैं यार, मेरी आँखों में ड्राइनेस है हो जाती है फिर। अब देखो आई जेड जेड आ चुका, मैं तुम्हें आई वाई वाई सिखा देता हूँ, वाई प्राइम एक्चुअली ये भी यार प्राइम ही लिखना था, लेकिन मैंने सॉल्यूशन में ना x1 दे दिया तो मैंने फिर करा दिया है x1 से, प्राइम ठीक लगता है बट एनीवे डैश भी बोलते हैं इंडिया में हम। सो आपके पास आई वाई प्राइम आपके पास कैसे, वही थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, आई अबाउट वाई भाई ये उसके पैरेलल सेंट्रोइड से पास कर रहा है, प्लस क्या आ जाएगा एरिया इनटू दो एक्सिस के बीच में, ये वाले एक्सिस के बीच में, इस और इस एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितनी है। अब अरे b है तो ये कितना लिखोगे तुम, b बाई 2 का लिखोगे, तो यहाँ पे क्या लिख जाओगे b बाई 2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, 12 नंबर में थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये तो मैं मानता हूँ, बट देखो यार पेपर 2 में ऐसा कुछ नहीं है जो लेंथी ना हो। ठीक है, वैसे तो इस बार मुझे टॉम के क्वेश्चन ज़्यादा इजी लगे इसके कंपैरिजन में, बट एनीवे आप करते हैं। तो आई वाई तो था यार हम पे पहले ही। ठीक है, तुम आई वाई छोड़ो पहले, और तुम इसको निकाल लो पहले ना, इसको एरिया इंटू b बाई 2 का होल स्क्वायर को। एरिया तो यार पता ही है आपको, बी डी माइनस b1 d1 इंटू b बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है यार, देखो वैल्यूज़ पुट कर दो, मैं तो सीधा ही लिख रहा हूँ, सीधा लिख दूँ क्या, वैसे तो बी डी लिख देता हूँ 2x स्क्वायर माइनस जल्दी से 0.8 इंटू 1.6 x स्क्वायर, और b कितना था आपके पास, दैट इज़ x ही था, तो x बाई 2 का होल स्क्वायर है ना, ये आ रहा है भाई 0.18 x रेज़ टू पावर 4। कुछ नहीं यार, ये अब आई वाई पता था, ये आ जाएगा आपके पास आई वाई प्राइम आई वाई प्राइम कितना आएगा, आई वाई कितना था भाई, आई वाई था 0.0984 x4 प्लस ये कर दो 0.18 x रेज़ टू पावर 4, यहाँ से भैया ऐड कर दो तुम, कितना आ रहा है 0.2784 x रेज़ टू पावर 4। नाउ लेट्स कंपेयर द डेटा, ये आई वाई है ना, वैसे तो मैं इनको उठा ले चलता हूँ यहाँ से। ठीक है, इधर हमारा और भी डेटा होगा, अरे आई गेस हाँ देखो आई जेड है, ये आई जेड और आई एक्स सॉरी आई जेड है, आई वाई प्राइम है, आई एक्स1 वाला और लिख देता हूँ है ना, x1 आई x1
वो कितना था भैया आपके पास, दैट इज़ 1.1136 x रेज़ टू पावर 4। सामने ही है, सबसे ज़्यादा कौन है देख लो भाई, जेड जेड ये जेड जेड है, ठीक है, ये जेड जेड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा है, आई x1 सबसे ज़्यादा यही है। इससे लेस कौन है, आई जेड जेड। उससे लेस कौन है भैया, आई वाई प्राइम, ठीक है। यही आपके पास कंपैरिजन। बाकी देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ऐसे तुम मतलब 12 नंबर का है, इसलिए ज़्यादा मन नहीं करता और आगे बढ़ने का। इतनी ज़्यादा राम कहानी लिख तो दी हमने। बाकी अगर कोई कहे तो आगे बता सकते हो कि भाई EI क्या होती है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है। अब जिसका मतलब डिफ्लेक्शन जो आपके पास होती है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है किसके, EI के। तो E तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। आई गेस आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता होगा। I आपके पास अगर ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगी, कम। और अगर डिफ्लेक्शन कम होगी तो बीम की रिजिडिटी या स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा। तो भाई आपके पास सबसे बेस्ट कौन सा क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, ये वाला, मतलब लोडिंग के लिए अकॉर्डिंग। फिर ये और फिर ये स्ट्रेंथ भाई इसकी ज़्यादा है, मतलब इस लोडिंग के लिए। तो इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी 12 नंबर में यार काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। अच्छा, ये 20 नंबर का क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी है ये क्वेश्चन। और मतलब मैं तो कहूँगा मैकेनिक्स का तो ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, जो मतलब 4 क्वेश्चन पूछे हैं उनके कंपैरिजन में। वैसे क्वेश्चन मेरे को ठीक लगे, अच्छे लगे क्वेश्चन, मतलब जो UPSC वालों ने पूछे हैं, मतलब ठीक ठाक लेवल था। गेट वगैरह में जैसे छोटे आते हैं, लेकिन लेवल वहाँ पे भी अच्छा होता है मैकेनिक्स में। क्वेश्चन देखो क्या है, थोड़ी पेशेंस रखना, आपको समझ आ जाएगा। और मुझे यहाँ तक भी लगता है यूजुअली ये मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी सारे आपके पास परसेंटेज ना, अराउंड 50% ने गलत किया होगा। यूजुअल इंटेंशन के अकॉर्डिंग वो गए होंगे, आंसर भी आ जाता है। बट यकीन मानो इसके गलती करने के चांसेस ज़्यादा है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में देखो, इंसान की यही फितरत होती है। जैसे मैं जो करके आया हूँ पेपर में, मैं चाहूँगा कि जो सॉल्यूशन आए वो वही आए। ये मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। जैसे मैं जब मतलब एग्ज़ाम्स दे रहा था तो यही होती थी इंटेंशन कि मतलब जो मैं करके आया वही सही है, वही मेडिजी वाले सॉल्यूशन दे। ऐसा नहीं है, तुम इस सॉल्यूशन को देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, फिर तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। और हाँ भाई, गलती हुई है तुमसे तो मान लो ना, क्या ऐसे उछलने कूदने से ये थोड़ी हो जाएगा कि तुम्हारी गलती सही हो जाएगी। क्वेश्चन देखो क्या है, हॉरिजेंटल बार AB, ये बच्चों जो थोड़ी सी आपके पास डार्क दे रखी है, हॉरिजेंटल बार AB है, ऑफ लेंथ 3 मीटर, बच्चों इसकी लेंथ 3 मीटर है, एंड वेइंग 500 न्यूटन, इज लेइंग इन अ ट्रफ एज शोन इन द फिगर बिलो। सिंपल है, एक AB हॉरिजेंटल आपके पास एक बार है, उसका वेट 500 न्यूटन है, तो किसी भी एंड से कितना होगा, 1.5 मीटर से एक्ट कर रहा होगा। फाइंड हाउ क्लोज टू द एंड A, फाइंड हाउ क्लोज टू द एंड A एंड B can a load of 600 न्यूटन be placed safely। सेफली मतलब बच्चों यहाँ ना फ्रिक्शन रोक रहा होगा। अगर फ्रिक्शन की कब तक रुकेगा, जब तक कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ना आ जाए, उसके बाद तो मोशन कर जाएगी, चाहे ए एंड से करे चाहे बी एंड से, फिर तो हॉरिजॉन्टल रह नहीं पाएगी, मतलब मोशन हो जाएगा। तो ये कह रहा है फाइंड हाउ क्लोज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, फाइंड हाउ क्लोज टू एंड ए एंड बी, मतलब एक बार क्लोज टू कोशिश लाने की कोशिश करेंगे, एंड ए के क्लोज कितना आ सकता है, फिर किस पे लाने की कोशिश करेंगे, बी के कितना क्लोज आ सकता है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बार एंड सपोर्ट, बच्चों सपोर्ट एंड बार के बीच में 0.2 है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले मैं आपके पास क्या है, आपके पास इस सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं, फॉर क्लोजेस्ट टू एंड ए के क्लोजेस्ट 600 न्यूटन का फोर्स लगाना है। अभी तो बच्चों ये 600 न्यूटन में बताया नहीं कि, अरे ये वाइट है ना, दिख नहीं, अभी तो बताया नहीं कि यहाँ, ये भी नहीं दिखेगा आई गेस, यहाँ से ये नहीं बताया कितना है एक्स आपके पास। ये कम ज़्यादा हो सकता है, यकीन मानो कम ज़्यादा हो सकता है। तो आपको लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अब तुम समझना, ध्यान से सुनना। 600 न्यूटन से सपोज यहाँ लगा हुआ है, अब आपको क्लोज जाना है ए के। आप जब क्लोज जाएंगे तो यहाँ से राइट वर्ड्स थोड़ी जाएंगे बच्चों, लेफ्ट वर्ड जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो बच्चों ध्यान से समझो, जो जनरली बच्चों ने क्या किया होगा, ये पक्की बात है, सब बच्चों ने यही किया होगा। ये तो सब डाला ही नहीं होगा तुम लोगों ने, आई एम डैम श्योर। ये सब तो तुमने लिखा ही, ओह सॉरी, ये सब तो तुमने लिखा ही नहीं होगा। यहाँ पे ये फोर्स तो तुमने 600 न्यूटन को तो इधर उधर तुमने कंसिडर ही नहीं किया होगा ना। तुमने 600 न्यूटन लगाया होगा किसी एंड पे, इसे एक्स बोला होगा, और फिर तुमने
मैं गारंटी देता हूँ 50% ने यही किया होगा। कमेंट सेक्शन में वैसे आप लिख भी देना आपका मन है तो। इधर फ्रिक्शन लगाया होगा इस पे और यहाँ पे फ्रिक्शन लगाया होगा इस डायरेक्शन में, यही किया होगा। अप द इंक्लाइन फ्रिक्शन लगा दिया होगा, उसकी वजह से आपके पास क्या आ रहा होगा, आपका जो एक वैल्यू आ गई होगी एक्स का, उसका आपने आंसर कर दिया होगा, बात खत्म। जबकि ये क्वेश्चन ये नहीं है, यकीन मानो ये क्वेश्चन ये है ही नहीं। बच्चे ने कहा सर तो क्वेश्चन क्या है? बच्चों फ्रिक्शन की डायरेक्शंस का सीन है इसमें। तुम एहसास करना है इस बात को, जब 600 न्यूटन इधर की तरफ शिफ्ट करेगा तो पागलो ये वाला एंड तो डाउन द इंक्लाइन जाने की कोशिश करेगा, मोशन की टेंडेंसी, और ये वाला अप द इंक्लाइन। बोलो समझ आता है? अरे भाई ऐसे मतलब बचपन में कोई ऐसे दो पेड़ों के बीच में कोई डंडी रखी हो, डंडी तो क्या वो जो बल्ली बोलते थे, या जो आपके पास पेड़ों से मतलब बचपन में तीज वीज के टाइम पे खेला करते तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ बल्ली डाल देते, उसमें चढ़ के चले जाते। तो भाई जब तुम ऐसे जब इससे इधर आने की कोशिश करोगे तो ये वाला एंड तो डाउन द इंक्लाइन जाने की कोशिश करेगा। देखो जाने की कोशिश तो ये जा ही डाउन द इंक्लाइन सकता है क्योंकि ये तो फिक्स है। तो ये वाला जब डाउन द इंक्लाइन जाने की कोशिश करेगा तो ये तो उठेगा ना, ऐसे अप द इंक्लाइन जाने की कोशिश करेगा। तो तुम समझो जब ये 600 के क्लोज आने की कोशिश करेगा तो ये डाउन द इंक्लाइन मोशन, तो फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन आएगा, और इसमें फ्रिक्शन क्या आएगा? डाउन द इंक्लाइन आएगा। जब ए के क्लोजेस्ट होगा 600 न्यूटन तो ए की टेंडेंसी डाउन द इंक्लाइन होगी तो फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन होगा, और ए के क्लोजेस्ट होगा तो बी पे अप द इंक्लाइन की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन क्या होगा? डाउन, मतलब डाउन द इंक्लाइन होगा। ये सीन था इसमें, ये डिसाइड करना था, बाकी तो सब बहुत बड़ा मुद्दा था ही नहीं इसके अंदर। ओके, अब भैया मैंने कह दिया से 600 न्यूटन ये क्लोजेस्ट लगा हुआ है किससे? ए से, और उस मोमेंट पे ये डिस्टेंस यहां से कितनी है? एक्स। अगर ये क्लोजेस्ट है बच्चों, क्लोजेस्ट, बच्चे कह रहे सर इससे आगे नहीं आ सकता क्या? बच्चों आगे आ जाएगा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम ओवरकम होगी, मोशन कर जाएगी ये बार, फिर तो आपके पास वो कंडीशन ही नहीं है जो आपसे कहा गया है। तो क्लोजेस्ट अगर है तो पास आता गया, डाउन द इंक्लाइन चाह रहा था, तो बच्चों फ्रिक्शन इधर आएगा इस पे एफ ए, या मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ ए। ऑफकोर्स बच्चे नॉर्मल डायरेक्शन इधर आएगी, ये आपके पास, यार इस एक्स को मैंने लिख तो दिया है, ये परेशान करेगी हमें। इस एक्स को मैं मतलब कंसिडर कर लूँगा अभी, मेरे को या यहाँ से यहाँ मैं ले लेता हूँ सो दैट यार मेरे को ना बाद में परेशानी ना हो। अब मैं कुछ बाकी चीज़ें बता पाऊँगा आराम से। तो भैया इधर तो आएगा एफ ए, और यहाँ आएगा, आई गेस सबको समझ आता होगा ये एन ए, नॉर्मल डायरेक्शन। अरे नॉर्मल आएगा तभी तो फ्रिक्शन आएगा भाई, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है कि फ्रिक्शन किधर आएगा। ये डाउन द इंक्लाइन मोशन करेगी तो अप द इंक्लाइन करने की कोशिश करेगी मोशन, तो फ्रिक्शन इसमें जो आएगा वो किधर आएगा? इधर। भाई ये जब डाउन द इंक्लाइन जाएगी तो अप द इंक्लाइन द मोशन करेगी तो डाउन द इंक्लाइन क्या आएगा? फ्रिक्शन एफ बी, और ये क्या आएगा भैया? एन बी। अब जो क्लोजेस्ट वो बोला है ना, हाउ क्लोज मैक्सिमम इट कैन गो, उसका सिंपल मीनिंग होता है जब भी कभी फ्रिक्शन हो पिक्चर में और तुम्हें कहा जाए कि वर्ज पे चला जाए, पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग पे मैक्सिमम इतना किधर जा सकता है, मैक्सिमम कितने से एक्सेलरेट, तुम समझ, जैसे अगर तुम मंदबुद्धि हो तो, बाकी तो तुम वैसे भी दिमाग लगा के समझ सकते हो, तो तुम समझ जाओ तुम्हें मैक्सिमम फ्रिक्शन को कंसिडर करना है। सो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया? ये म्यू इंटू एन ए आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये म्यू इंटू एन बी। आई गेस आपको ये बात समझ आ रही होगी। फाइन ना, ये आपके बच्चों इसकी ना जो थिकनेस है इस तरह से, ये नेग्लिजिबल दी है, मैंने तो ऐसे ही बना दिया थोड़ा सा दिखाने के लिए। भाई सिंगल लाइन से यहाँ बना रखे थे, सिंगल से बनाता अजीब सा लगता, इसलिए डबल लाइन लगा दी। बाकी वो थिकनेस में हैवी करके दी है, लेकिन इस तरह टी नेग्लिजिबल ही है। अब क्या है, अगर ये रेस्ट में है तो बच्चे 2 डायमेंशन सिस्टम, इस पर नेट फोर्स और मोमेंट क्या होना चाहिए? 0। नेट फोर्स और मोमेंट इसका 0 कर देता हूँ मैं। पहले तो बच्चों किस में कर देता हूँ? नेट फोर्स 0 कर रहा हूँ आपके पास हॉरिजॉन्टल में, वो तो एक सिंपल सी बात है, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में 0 कर दो, किस पे? इस बार ए बी पे। ऑफकोर्स सिस्टम कौन है बच्चों? बार ए बी, ठीक है। नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में 0 करो, वर्टिकल में 0 करो, फिर मोमेंट लेना किसी एक पॉइंट के अबाउट, तुम्हारा एक्स आ जाएगा। तो मैं हॉरिजॉन्टल की, अच्छा एंगल्स चाहिए होंगे, ठीक है, एंगल्स बताऊं तुम्हें, ये बहुत सिंपल है। ये 60 डिग्री आपके पास, ठीक है, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। अरे भाई फ्रिक्शन में और नॉर्मल डायरेक्शन में तो 90 होता ही है, तो ये 60 हो गया, 90 है, तो ये एंगल कितना बचा? 30 डिग्री।
ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं है भैया, इधर मस्त है, या तो एंगल 90 दिखेगा या 45 दिखेगा, बात ही खत्म होती है। आप मस्त बना सकते हो। वर्टिकल के साथ में आपके पास ये एंगल कितना आएगा 45, और भैया इधर से इस वर्टिकल के साथ भी एंगल कितना आएगा 45। सो यू रियली नीड नॉट टू वरी। अब नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में जीरो कर रहा हूँ। नेट फोर्स जब हॉरिजॉन्टल में जीरो कर रहा हूँ तो मैं हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड वालों को पॉजिटिव लूंगा, बैकवर्ड को नेगेटिव। तो सबसे पहले एफ ए को देखिए, एफ ए को ऐसा करो बेटा, सीधा ही म्यू इंटू एन ए लिख दो, तो क्या आएगा माइनस म्यू इंटू एन ए। बच्चों माइनस तो समझ आया, क्योंकि इस एफ ए का जो कंपोनेंट आएगा बैकवर्ड आएगा, माइनस म्यू एन ए कोस क्या है 60, इस एन ए का तो क्या आएगा कोस 30, हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड में तो पॉजिटिव आएगा। 500 600 वर्टिकल में है तो वी नीड नॉट टू टेक देम। अब इस एन बी का बैकवर्ड आएगा, एन बी कोस है तो इधर क्या आएगा साइन। वैसे तो यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता साइन और कोस से, आई गेस यू डू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये कोस 45 साइन 45 इक्वल होते हैं। इस एफ बी को भी मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा बच्चों म्यू एन बी, बट वो हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड आएगा तो नेगेटिव लिखूंगा माइनस म्यू एन बी, और ये कोस 45 है तो वो क्या आ जाएगा साइन 45 इक्वल टू क्या आएगा 0। अब देखो यार म्यू की वैल्यू 0.2 है, आप पुट कर सकते हो, ठीक है। कोस 60 की वैल्यू पता होगा, मैं तुम्हें यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी पुट कर देता हूँ 0.2 म्यू की वैल्यू 0.2 है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आई गेस गिवन है। आपको अगर मैं म्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है, अरे कहाँ करने लगते हैं बार बार यार। म्यू की वैल्यू आपके पास 0.2 है, ठीक है, और ओके फाइन, तो 0.2 रख दिया यहाँ पे आपके पास म्यू की वैल्यू, फिर से 0.2 रख देता हूँ मैं, ठीक है। ये आपके पास क्या रख दी बच्चों 0.2। अब देखो, अब यहाँ पे भैया 0.2 कोस 60 कैलकुलेट हो जाएगा, कोस 30 पता है, साइन 45 भी है। अब तुम ध्यान से एनालिसिस करो, ये एक एन ए अननोन है, यहाँ पे तो 2, और यहाँ क्या है एन बी। तो आप आई गेस आपको सबको समझ आता होगा एन ए किसके टर्म्स में आ जाएगा, एन बी की टर्म्स में आ जाएगा, किसी कांस्टेंट टाइम्स। तो वो बच्चों मैंने कैलकुलेशन की हुई है, आप कैलकुलेशन आप चाहें तो मैं पूरी भी कैलकुलेशन लिख सकता हूँ। कोस 60 आपके पास 1/2 होगा, तो फिर ये 0.2/2 0.1 आ जाएगा। कोस 30 आपके पास 0.866, साइन 45 आई गेस ये तो इतना सबको ही पता होता है 0.707 और वो सब। तो आपके पास कैलकुलेशन करके जो आएगा वो एन ए आपके पास आएगा 1.1075 एन बी, ठीक है। एन ए आएगा 1.1075 एन बी। बाकी अगर प्रोसीजर पूरा है, वो 2-4 स्टेप चाहिए तो आपको मिल जाएंगे हमारे मेडी जी के सॉल्यूशन में। अच्छा, इस चीज़ को तो मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, बाकी तो मुझे किसी की ज़रूरत है नहीं। इसको बच्चों मेरे को डिलीट करना पड़ेगा ऊपर वाले को, ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी क्या लिखना है, या मैं इसको शिफ्ट भी कर सकता हूँ, बट अब इसको मैं हटा रहा हूँ। आई गेस तुमने देख लिया होगा हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस मैंने जीरो किए हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे ये रिजल्ट है किसका, हॉरिजॉन्टल वाले का। अब मैं नेट फोर्स किस में जीरो करूँगा, वर्टिकल में। नेट फोर्स जब वर्टिकल में जीरो करते हैं तो देखो बच्चों, ये डिलीट इसीलिए करना पड़ा क्योंकि फिर जगह नहीं बचती हमारे पास, ठीक है। नेट फोर्स वर्टिकल में अगर मैं जीरो करता हूँ तो देखो किस किस तरह से, म्यू एन ए का साइन 60 किधर आएगा, वर्टिकली अपवर्ड। अच्छा इतना याद रखना, मैं वर्टिकल अपवर्ड को क्या लूँगा पॉजिटिव, और डाउनवर्ड को क्या लूँगा नेगेटिव। तो म्यू एन ए कोस 60 बैकवर्ड था, साइन 60 क्या आएगा वर्टिकल अपवर्ड, साइन 60 मार्कर सही है वैसे ये वाला। एनीवे एन ए का भी बेटा कोस 30, अब एन ए का साइन 30 किधर आएगा वर्टिकली अपवर्ड, एन ए साइन 30, 500 डाउनवर्ड है माइनस 500, ये बच्चों 600 भी आएगा, ठीक है, माइनस 600। और बच्चे कह रहे सर एक्स से कोई फर्क, अरे देखो जब फोर्स देखते हो तब थोड़ी एक्स से फर्क पड़ेगा भाई, जब मोमेंट देखोगे तब फर्क पड़ेगा। ये एन बी क्या आएगा वर्टिकली अपवर्ड, कितना आएगा एन बी कॉस 45, और ये जो आएगा डाउनवर्ड आएगा, आई गेस आपको समझ आ रहा है, म्यू एन बी माइनस म्यू एन बी कॉस 45, कॉस 45 इक्वल टू क्या आएगा 0। एक बार देख लो, म्यू आपके पास एन ए साइन 60, ये एन ए साइन 30 अपवर्ड, ये डाउनवर्ड है दोनों,
और वो बच्चों एक अपवर्ड है एन बी वाला कंपोनेंट और म्यू एन बी वाला डाउनवर्ड है नेगेटिव। यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू रख सकते हो 0.2 और यहाँ पे भी 0.2, दो ही अननोन बचते हैं, एन ए और आपके पास कौन बचता है बच्चों, एन ए यहाँ है, एन ए यहाँ है, एन बी नॉर्मल डायरेक्शन एट बी, एन बी यहाँ है। और क्या कर सकते हो, एन ए का जो आपके पास वैल्यू है 1.1075 एन बी, ये यहाँ पुट कर दो एन ए में और यहाँ पुट कर दो एन ए में, सिर्फ एक अननोन बचेगा क्या, एन बी। तो यहाँ से आपके पास से सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड से सपोज आपके पास ये वाली कौन सी इक्वेशन है, ओह सॉरी, ये वाली इक्वेशन कौन सी है, सेकंड। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशन से ना तुम एन ए और एन बी निकाल सकते हो। ये देखो अब दो इक्वेशंस आपके पास, उनमें दो ही अननोन है, एन ए एंड एन बी, यहाँ पे भी एन ए एंड एन बी है। तो फ्रॉम 1 and 2 अगर आप कैलकुलेशन करते हो, ये बच्चों मैंने सॉल्यूशन में सारी करके दी है, आप यार इसमें तो मैं टाइम नहीं लगा सकता अब, ठीक है। एन बी किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल कम आउट इक्वल टू 838.946 न्यूटन एंड एन बी सॉरी एन ए जो आएगा, एन ए तो इसका 1.1075 टाइम्स है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, कितना आ गया 929.133 न्यूटन। अरे ज़्यादा इसलिए बोला यार, 1 से ज़्यादा का मल्टीपल है ना, इसलिए कहा। अब एन बी और एन ए है आपके पास, अब आप एक्स निकाल सकते हो, अब आप एक्स निकाल सकते हो। बच्चे ने कहा सर कैसे, अब मैं देखो अब हाँ ऐसे यूज़ करूँगा, एन ए और एन बी है हमारे पास। अब मोमेंट ले लो यार, किसके अबाउट, ये ए पॉइंट अगर आपको याद हो तो ये वाला पॉइंट क्या है, ए। नेट मोमेंट अबाउट किसके, ए, क्या ले लो बेटा, 0। बच्चे कह सर फोर्स में एरो नहीं लगा रहे, अरे बता तो दिया डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, और क्या एरो, एरो का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब वेक्टर है, वो एक डायरेक्शन में बता दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वरना भैया किसी का जी ना भर रहा हो तो लगा लो, क्या हो गया। नेट मोमेंट अबाउट ए आपके पास क्या हो जाएगा, 0। नेट मोमेंट अबाउट ए, तो इन दो फोर्स का तो मोमेंट आ नहीं सकता एक अबाउट। 600 का कितना आएगा, 600 इंटू कितना आएगा, एक्स। इस 500 का कितना आएगा, 500 इंटू कितना आएगा, 1.5। इस 500 का, इसका देखो एन बी का साइन 45 तो इसी से पास कर जाएगा, एफ बी का भी को साइन 45 इसी से पास कर जाएगा, इसी आपके पास पॉइंट ए से। एन बी का कौन सा बचेगा, अच्छा मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, मैं इस क्लॉकवाइज और इस क्लॉकवाइज को और इस वाले क्लॉकवाइज, इसका जो कंपोनेंट आएगा इनको लूँगा पॉजिटिव, और नेगेटिव किसको लूँगा, जो आपके पास क्या आएगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। या आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है, क्लॉकवाइज मोमेंट्स को क्या ले लिया पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को क्या ले लिया नेगेटिव। तो ये क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, पहले नेगेटिव वाला लिख देता हूँ। एन बी कौन सा कंपोनेंट आ रहा है भैया, ये cos 45 वर्टिकली अपवर्ड है, इनटू क्या आएगा 3, क्योंकि इसके लेंथ ए टू बी कितनी है, 3 है। और ये वाला नेगेटिव ना सॉरी पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा, म्यू इंटू एन बी, और आपके पास से कंपोनेंट कौन सा है, cos 45 इंटू क्या आएगा भैया 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू 0। अच्छा इसमें एन बी नोन है, म्यू नोन है, एन बी नोन है, आपको सिर्फ एक अननोन बचेगा, कौन, एक्स। आई गेस आप एक्स निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे तो बच्चों आएगी 1.1228 मीटर। तो ये तो इसका आंसर है, किस बात का आंसर है, जो क्वेश्चन के अंदर था। क्वेश्चन के अंदर लिखा था आपसे, कहा था, ये वाला ले लेता हूँ, हाउ क्लोज टू एंड ए के कितना क्लोज आपके पास जा सकता है 600 न्यूटन, ए के कितना क्लोज जा सकता है भैया 1.1228 मीटर, मतलब ये 1.5 है कहीं यहाँ से यहाँ, तो उसका 1.12 कहीं यहाँ कहीं, मतलब वो तो 600 मैंने दिखाया, बट समझ जाओ तुम, एक्स कितना आ गया 1.1228। बच्चे कह रहे सर इससे इधर चला जाएगा तो मोशन हो जाएगा, ये यहाँ से जो फ्रिक्शन होगा वो मैक्सिमम लिमिट आ चुकी है, यहाँ से स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। फिर इधर से तो करना ही पड़ेगा, जब इधर से कर जाएगा तो कोई पॉइंट नहीं हो सो ओके फाइन, क्योंकि रिजिड बॉडी है और ये आपके पास क्या है, फिक्स्ड है। बट एनीवे अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं हम, क्या आपके पास कि इसके बी के क्लोजेस्ट कब आएगा। तुम एक चीज़ समझना, बी के क्लोज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ आता है 600 न्यूटन, यहाँ आता है, समझते रहना। जब इधर आएगा तो ये वाला पार्ट डाउन द इंक्लाइन जाने की कोशिश करेगा, तो ये वाला पार्ट किधर जाने की कोशिश करेगा, अप द इंक्लाइन, मतलब ए पार्ट नहीं, बेसिकली ए पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे रोड विल ट्राई टू स्लाइड डाउन द इंक्लाइन एंड हियर एट ए इट विल ट्राई टू स्लाइड अप द इंक्लाइन। सो एट बी द फ्रिक्शन विल कम आउट in the up the incline direction, and here friction will come out in the down the incline direction. I guess you do understand that. Again I'm repeating, my dear students, let me get back to the question itself. See,
say suppose 600 Newton has been applied here. Okay, fine. Now as it will keep on moving towards right at end B of this road AB, the end B will try to slide down the incline. It will try to slide down the incline. So friction will come out. Friction will come in the direction which is up the incline. Now, my dear students, here you need to understand, if this road will try to slide down the incline, so my dear students, at end A, of course it has to slide up the incline. So friction will come out in the down the incline direction, fine. Now, my dear students, as usually we approach a question of friction, actually examiner has mentioned us so as to this 600 Newton we have to put it closest to the B. So my dear students, up to when we can move this 600 Newton closest to B, till the time these frictions attain their maximum value or their limiting value. अंग्रेजी में बोल रहा हूँ मैं तो है। अच्छा, तो ये बच्चों कब तक आप इसे शिफ्ट कर सकते हो? जब तक कि आपके पास क्या ना हो जाए, एफ ए की और या एफ बी की क्या ना, मतलब दोनों की, या नहीं एफ ए एंड एफ बी की मैक्सिमम वैल्यू ना आ जाए। और जब मैक्सिमम वैल्यू आ जाएंगे तो उसके बाद तो बच्चों नहीं शिफ्ट कर सकते, फिर तो रेस्ट में रह ही नहीं पाएगा। तो ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन है। बच्चन का सर आप क्या करें बेटा, फिर से वो सेम प्रोसीजर शुरू कर दो, बाकी कुछ और है तो होता नहीं है इसके अंदर। ओके फाइन, ये डायग्राम थोड़ा सा मैं यार छोटा कर रहा हूँ सो दैट कि ना हमें कैलकुलेशन तो कर पाएँ कहीं, इसमें तो कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते वरना तो हम। फाइन, ओके। एक्स बच्चों यहाँ से ये एक्स ले ली। बच्चे कह रहे सर अरे कोई बात नहीं, वो एक ही बात है, तुम्हें बी से क्लोजेस्ट मेजर करनी है ना, तो एक्स निकाल लो, बी से क्लोजेस्ट 3 माइनस एक्स हो जाएगी, उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। यहाँ भाई एंगल वेंगल क्या बताऊँ मैं, पहली बात तो ये देखो, ये तो 60 डिग्री आएगा, अरे जेड एंगल, और यहाँ पे क्या आएगा, ये कितना है, एन ए है, एन बी है। एंगल अब तुम्हें किसका चाहिए? ओह यहाँ तो सोचना ही नहीं, इधर नहीं सोचना भैया, इधर कोई सीन नहीं है, 45 वाला है यहाँ तो। आंख बंद करके इसे 45 कह दो, और इसे भी कितना 45। यहाँ है थोड़ा जो संभल के चलना है। आई गेस इतना सब बच्चों को समझ आता होगा कि ये 30 होगा, क्योंकि नॉर्मल और फ्रिक्शन क्या बनाते हैं एक दूसरे से, एंगल 30 डिग्री। तो इनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएंगे, मुझे उससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। ये क्या आ जाएगा, म्यू इंटू एन ए, और एफ बी कितना आ जाएगा, ये म्यू इंटू क्या आ जाएगा, एन बी। ओके फाइन। नाउ अब नेक्स्ट आपके पास फोर्स इन हॉरिजॉन्टल में क्या कर रहा हूँ, 0। सफ़ेद ले लेता हूँ। अब आपके पास क्या आएगा बच्चों, वही है यार, आप हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड पॉजिटिव लूँगा, हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड नेगेटिव, बार बार तो मैं क्या ही बताऊँ उसमें। तो म्यू इंटू एन ए, म्यू एन ए ये वाला बच्चों, इसका cos 60 हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड आएगा, cos 60, एन ए का कौन सा कंपोनेंट, cos 30, एन ए cos 30। ओके 500, और आपके पास 600 तो मेरे को लेने भी नहीं है, ये बैकवर्ड आएगा माइनस एन बी साइन 45, और ये एफ बी, अरे इस एन बी का लिया है मैंने, cos तो वर्टिकल अपवर्ड है, साइन बैकवर्ड आएगा तो माइनस ले लिया। इसका म्यू एन बी कंपोनेंट तो बेटा इसका इधर हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड ही आएगा, कितना है, cos 45 इक्वल टू क्या है, 0। हाँ अब देखो मैंने यार ये कैलकुलेशन तो पहले से कर रखी है, बट इसमें ये होता है ना कि भाई हो सकता है मैं वर्टिकल से लेता तो क्या मेजर होता है, ये वर्टिकल से अगर लेता तो ये कितना एंगल मेजर होता है, ये 60 हो जाता, बट वो तो एक ही बात है, कोस कंपोनेंट बता, एंगल बदलता वो, लेकिन उसका कांस्टेंट वो जो वैल्यू आती है वो तो सेम ही रहती। बट एनीवे यहाँ पे एन ए cos 30 और म्यू एन ए cos 60 माइनस एन बी आपके पास है। देखो म्यू की वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है, दो अननोन बचते हैं, एन ए और इधर से क्या है, एन बी, तो एन ए एन बी की टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, एन ए विल कम आउट इक्वल टू वोट बेटा 0.5855 एन बी, ये आ गया, ठीक है। इसे यार ये आ गया, मैं इसको निकाल लेता हूँ, बाकी को डिलीट कर दूंगा मैं। अरे आई गेस ये आ ही रहा है साथ इस बार, चलो भैया इसको पढ़ा रहने दो, है ना।
ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और शायद लिख पाएँ। हाँ, कोशिश करते हैं। नेट फोर्स अब किस में जीरो करते हैं? वर्टिकल में जीरो करते हैं। नेट फोर्स जब वर्टिकल में जीरो किया बच्चों, ये तो डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, माइनस म्यू एन ए, ठीक है, माइनस म्यू एन ए। ये कौन सा कंपोनेंट है? कोस 60 फॉरवर्ड, तो साइन 60 क्या आएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, साइन 60 म्यू एन ए इधर कंपोनेंट था ये, ठीक है, तो कोस हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड आया, कौन सा? साइन कंपोनेंट। एन ए बच्चों आपके पास सिंपली वर्टिकली अपवर्ड आएगा, ये तो समझ आ ही रहा होगा। कोस हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड है तो साइन किधर आएगा? वर्टिकल अपवर्ड, साइन 30। बच्चों 500 और 600 ये तो रखना ही है आपको, नेगेटिव डाउन द इंक्लाइन है। इसकी बात करूँ एन बी का, जो आपके पास आएगा वर्टिकल अपवर्ड, वो कौन सा आ जाएगा? कोस 45, एन बी कोस 45। और इसका भी वर्टिकल किधर आएगा? अपवर्ड ही कंपोनेंट आएगा, कौन सा आएगा? म्यू एन बी। आपके पास ये कोस 45 फॉरवर्ड, ये क्या आएगा? साइन 45 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। फाइन। अब वैसे तो बहुत ही सिंपल है मेरे अकॉर्डिंग, तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है भैया। ये इक्वेशन फर्स्ट या ये कह लेते, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है। ये सेकंड इक्वेशन है। फ्रॉम 1 and 2 आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। फ्रॉम 1 and 2 जो वैल्यूज आई किसकी बच्चों? आपके पास एन ए की और एन बी की। एन ए की वैल्यू आई है 619.4328 न्यूटन। व्हाट अबाउट एन बी? एन बी की जो वैल्यू आई है दैट इज़ 1057.955 न्यूटन। फाइन। अब बच्चों वही है यार, कोई पॉइंट और ज़्यादा है नहीं, वो सिंपल है। अब तो नेट मोमेंट किसके अबाउट जीरो कर दो? ए के अबाउट जीरो कर दो, ठीक है। ए के अबाउट जीरो करोगे तो ये दोनों फोर्स का तो मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। जो मतलब एन ए और फ्रिक्शन है, वैसे तो नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स के ही कंपोनेंट होते हैं, या ये कॉन्टैक्ट होने से ही ये फोर्स आते हैं, एन ए और फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन तो किसके? कॉन्टैक्ट फोर्स के कंपोनेंट है। तो ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लें आप, तो इस 500 का तो कितना आएगा? 500 इंटू कितना आएगा? 500 इंटू 1.5 किधर आया? क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूँ। इस 600 का कितना आया? 600 इंटू एक्स क्लॉकवाइज पॉजिटिव। एन बी का बच्चों वर्टिकल जो अपवर्ड कंपोनेंट आएगा उसका एंटी क्लॉकवाइज कंपोनेंट आएगा। पहले तो फोर्स बताओ कौन सा आएगा? कोस 45। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कितनी है? 3। 500 के लिए 1.5 है, इसके लिए x है, इसके लिए 3 है, ये तो एंड पे लगा है। इस एफ बी का भी वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट आएगा, तो माइनस होगा म्यू एन बी। और कंपोनेंट किधर है बेटा? कौन सा है? ये कोस, तो ये कौन सा है? साइन 45 इंटू क्या आएगा? 3 इक्वल टू क्या आएगा? 0। अच्छा देखो, x की वैल्यू तो निकालनी है। एन बी इज नोन टू अस, म्यू इज नोन टू अस एंड एन बी इज ऑल्सो नोन टू अस, मतलब एन बी और एन बी तो है ही। तो यहाँ से जब x निकालोगे तो ये थोड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट था। आंसर आया 3.2385 मीटर। अब तुम इस चीज़ का सेंस समझो, तुम समझ आ जाएगा तुम्हें। देखो तुम इसे जब शिफ्ट कर रहे हो तो फ्रिक्शंस कहीं ना कहीं वर्ज ऑफ मोशन पे आने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जो आंसर आया ना जाकि फ्रिक्शंस वर्ज ऑफ मोशन का मतलब फ्रिक्शंस लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहे होंगे, या जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आ सकता है। तुम में मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम कितनी एक्स हो सकती है? अरे यहाँ से कितनी आ सकती है? यहाँ पे एक्स कितनी आ सकती है? एक्स मैक्सिमम 3 आ सकती है, 3 मीटर। लेकिन ये जो कैलकुलेशन में जो एक्स आया वो तो उससे भी ज़्यादा है। मतलब क्या है? कहीं यहाँ कहीं लगा दो, यहाँ थोड़ी 600 लगाएंगे तो कोई मीनिंग ही नहीं बना। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मतलब सर फिर तो अटक गए, इसमें बी के कितना क्लोज आ रहे? नहीं बाबा, तुम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुम्हें समझ आ जाएगा। अरे यार जैसे मान लो सेंटर से चलना शुरू किए, बी के क्लोज जा रहे थे, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। अरे जब तक यहाँ पहुँच सकते थे मैक्सिमम, एक्स मैक्सिमम 3, तब तक तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आई नहीं एक्चुअली पिक्चर में। इस एंड से यकीन मानो फ्रिक्शन की आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आई ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जब आएंगे दोनों एंड पे, तब तो एक्स कितना शिफ्ट कर सकता है आगे? 3 से भी ज्यादा, कितना? 3.2385। मतलब आप 600 न्यूटन को बी एंड पे ऊपर लगा सकते हो। बच्चन कहा सर फिर तो उस मोमेंट पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज आ रही होंगी? नहीं ना, आप यकीन मानो यहाँ पे तो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन लेना तब, और यहाँ पे आप एफ ए को म्यू एन ए मत लो ना, एफ ए लो। तो बच्चन कहा सर फिर तो अननोन। अरे नहीं, इस केस में जब मोमेंट जीरो करोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सारे फोर्स की पता है, अननोन उतने ही रहेंगे जितनी इक्वेशन आएंगी। आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ से एक अननोन कितना आ जाएगा?
एन बी आ जाएगा, यहाँ से एक अननोन क्या आएगा एन ए और एक क्या आएगा एफ ए, 3 अननोन होंगे। यकीन मानो 2 इक्वेशन लिखोगे, नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल 0, वर्टिकल 0 और मोमेंट लिखोगे तीसरी से, तो एफ ए आ जाएगा। और यकीन मानो वो जो एफ ए आएगा दैट विल बी लेस देन म्यू एन ए, वो म्यू एन ए से कम होगा। बच्चे कह रहे सर इसका मतलब ये है फ्रिक्शन तो आ रहा है बट लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं आ रहा, मतलब 600 को और आगे बढ़ा सकते हो तब कहीं जाके लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, तब आपके पास क्या आ जाएगी, उसको वर्ज ऑफ मोशन पे आएगा। लेकिन बच्चों फिर बच्चे कह रहे हैं सर फिर ये कैलकुलेशन कर क्यों नहीं रहा, आपने तो पूरा वीडियो बनाया है। अरे भाई मुझसे ये थोड़ी पूछा गया है कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी पेपर में, मुझसे पूछा है क्या फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू आएगी। हाँ मैं समझ गया म्यू एन ए के इक्वल नहीं होगी और उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता कभी, तो उससे कम ही होगा, बट मुझसे पूछा थोड़ी है, मुझसे तो पूछा बी के कितना क्लोज लगा सकते हो, ए के कितना, तो ए के कितना क्लोज आ सकता है वो तो मैंने बता दिया है। बी के कितना क्लोज, भैया बी में ये हो सकता है बी के जस्ट ऊपर ही लगा दो 600 न्यूटन को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को जो पूछा गया था मैंने बता दिया। और अगर मान लो क्वेश्चन 20 नंबर में पूछा होता, कैलकुलेशन कम हुई होती, तब तो मैं और भी एक्सटेंड करता इसे। ये तो ऑलरेडी यार क्वेश्चन 20 नंबर में कैलकुलेशन ठीक ठाक हो चुकी है, तो अभी स्ट्रेच करने का कोई पॉइंट नहीं है। और वैसे भी पेपर 2 में देखो कैलकुलेशन होती है थोड़ी ज़्यादा, तो भैया अगर ऐसे तुम करते गए स्ट्रेच तो वो पार्ट छोड़ दोगे जो तुम्हें आता होगा, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है मैकेनिक्स का, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है। यार ये 2 कपल्ड करके क्वेश्चन दिए, मतलब किसी भी क्लास में ऐसा नहीं हुआ होगा कि इस तरह का क्वेश्चन ना कराए हो। हाँ हमारे पास अब कर्व इधर होता था, इधर पी लगाते थे, अब देख सकते हो, मतलब इतना तो क्या ही मैं कहूँ, आप कमेंट सेक्शन में बोल देना खुद ही। एक बार तो कहता है यहाँ पे फोर्स लगा के बताओ कितना फोर्स लगेगा कि ये बाहर आ जाए कर्व से या डिच से या ऑब्स्टेकल से, फिर कहता है सेंटर पे लगाओ सो दैट कि आपके पास मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़े। क्वेश्चन देखते हैं। रोलर ऑफ रेडियस आर आपके पास 300 मिलीमीटर एंड वेट 2000 न्यूटन इसका है, इज टू बी पुल्ड ओवर अ कर्व ऑफ हाइट 150, बेटा इसके डिच की है, डेप्थ है आपके पास 150 मिलीमीटर, बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स बी अप्लाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, at the end of a string would wound tightly around the circumference of the roller. Find the magnitude of P required to start the roller moving over the curve. पहले तो जब वो हॉरिजॉन्टल है तो पूछता है कितना P चाहिए होगा so as to move it over the curve. फिर कहता है what is the least pull P through the center of wheel to just turn the roller over the curve. Least pull P through the center. मतलब आप ये मैं चाहूँगा, मतलब आपकी मर्जी है वैसे तो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमने एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन किए हैं 3-4 सिस्टम में। 3-4 सिस्टम में एक बार हमने पी फोर्स लगाया एक टॉप पॉइंट पे, फिर बताया कि कितने फोर्स पे बाहर आ जाएगा, और फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ही कहा होगा, ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, इवन हमने अटैच भी किए हैं शायद जो सोल्यूशन है कि सेंटर पे लगाओ और फिर मिनिमम फोर्स बताओ। खैर एनीवे क्वेश्चन करते हैं। अब मेरे लिए तो ये बहुत ही मतलब सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है। इसका वेट है 2000 न्यूटन, सेंटर से एक्ट करता है, ये एक कर्व में है जिसकी डेप्थ क्या 0.5 मीटर, इस पे पी फोर्स लगाओगे तो ये क्या करेगा। आपसे पूछा गया है कि वेट 2000 न्यूटन, रेडियस 0.3 है, रेडियस भी गिवन है बच्चे इसकी, ये इसकी रेडियस कितनी गिवन है 0.3 मीटर। हमसे क्या पूछा गया है, आप जब ये इस पॉइंट पे एक्ट करेगा से आपके पास ये, मैं इस सेंटर पॉइंट को ओ बोल देता हूँ बच्चे, इसे ए बोल देता हूँ, नीचे जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है ये बी पॉइंट बोल देता हूँ, ये सी पॉइंट बोल देता हूँ। तो पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में कि वैसे पार्ट 1 और 2 नहीं बनाए बट स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि एक बार तो सी पॉइंट पे जब पी फोर्स लगाओगे तो बताओ कितना पी फोर्स होना चाहिए सो एज टू मूव इट ओवर द कर्व, और सो एज टू रोल इट ओवर द कर्व, ये रोलर जो है। दूसरे में कहता है सेंटर पे लगा के मिनिमम बताओ, वो बात बाद में कर लेंगे, सिंपल सा पॉइंट है। अब इसको अगर इस रोलर को अगर कर्व से बाहर जाना है तो आपको ए पॉइंट पे कांटेक्ट लूज करना पड़ेगा, सिंपल। और जब ए पॉइंट पे कांटेक्ट लूज करेगा तो कांटेक्ट सिर्फ किस पॉइंट पे बचेगा, बी पॉइंट पे बचेगा। आई गेस आपको सबको समझ आता हो, कांटेक्ट सिर्फ किस पे बचेगा, बी पॉइंट पे। और उस मोमेंट पे रोलर आपका मोशन में नहीं होगा, वर्ज ऑफ मोशन पे होगा, अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेज। कौन कौन से बच्चों, डब्ल्यू एक्ट करेगा, पी एक्ट करेगा, और तीसरा कॉन्टेक्ट फोर्स आएगा बी से। 3-4 सिस्टम में सब बच्चों को समझाया गया होगा कि 3 फोर्स की वजह से अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उन तीनों फोर्स को क्या होना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट, तो कॉन्करेंट, तीनों फोर्स को क्या होना पड़ेगा, कॉन्करेंट। तो बच्चों जो W और P है वो ऑलरेडी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, C पे। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, C पे। तो जो कॉन्टेक्ट फोर्स B से आएगा उसे किससे पास करना पड़ेगा, C से। तो क्या कहा है, B से तो एक्ट करे वो फोर्स और C से पास करे, बी से एक्ट करे और सी से पास करे, तो क्या होगा, बी टू सी जो आपके पास लाइन बनेगी वो क्या हो जाएगी, उसकी लाइन ऑफ एक्शन किसके, कॉन्टेक्ट फोर्स एट बी। तो मैं इस तरह से बना देना चाहता हूं,
ये बच्चों उसकी क्या होगी, लाइन ऑफ एक्शन होगी। आई गेस सब बच्चों को समझ आ रहा होगा। और उसके बाद में यहाँ पे ये आपके पास क्या आने वाला है, आई गेस आपको सबको समझ आ रहा होगा। इसी डॉटेड में कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये बच्चों आपके पास क्या आएगी, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एट बी। इस कॉन्टैक्ट फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन भी है और क्या है, फ्रिक्शन भी है। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन अगर अकेला होता तब तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ से पास करता, सेंटर से पास करता। अच्छा ये भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, इधर भी हो इधर भी हो, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। ओ ये 0.3 मीटर लिखा है, ठीक है। ओके तो कुछ बताने की तो बात है ही नहीं। आपने अपने नोट्स में स्टेटमेंट नोट के 2 पॉइंट देख सकते हैं। व्हेन दिस कर्व हैज व्हेन दिस रोलर हैज टू मूव ओवर दिस कर्व इट हैज टू लूज इट्स कॉन्टैक्ट एट पॉइंट ए, द ओनली कॉन्टैक्ट विल बी एट पॉइंट बी, सो एट दैट इंस्टेंट दिस रोलर विल बी एट वर्ज ऑफ मोशन अंडर द एक्शन ऑफ 3 forces, one is P, another is W, third one is contact force from B. So as to consider equilibrium under the action of 3 forces, because this roller will not be in the motion because it will be at the verge of motion. So these 3 forces has to be concurrent. As W and P are already intersecting at C, so the contact force which is going to come from point B must have to pass through point C, so that will be the line of action of this RB. Fine. Now अब इसमें बच्चों यहाँ आर बी यहाँ लिख के, मैं आप एक चीज़ समझो, यहाँ पे ये एंगल आपके पास से क्या है, कोई थीटा। मैं तो तुम्हें सिंपली वैसे तो मोमेंट अबाउट बी से भी जीरो कर सकते हैं, इसमें कोई एफर्ट नहीं है, लेकिन मैं दोनों तरीके से करा देता हूँ। 20 नंबर का है क्वेश्चन एक्चुअली ना। अगर तुम इसमें सीधा तुम मोमेंट जीरो कर दोगे बी पॉइंट के अबाउट, तो भैया एक लाइन का क्वेश्चन है ये तो फिर, और अगला फिर दूसरा वो 2 लाइन और होंगी। तो यार 3 लाइन लिखने के बाद तुम एक्सपेक्ट करो कि एग्जामिनर 20 नंबर देगा, नहीं देगा। तो मैं तो एक बेसिक तरीके से बता देता हूँ। पहला मेथड 1 इसका, तो आपके पास मेथड 1 में आपके पास क्या करें, फोर्स ट्राइंगल बनाएंगे। किस किस का बच्चों, W प्लस P और प्लस RB, 3 फोर्सेस का वेक्टर सम क्या है, 0। तो इन तीनों से बन के क्या बनेगा, एक इन ऑर्डर क्लोज लूप फोर्स ट्राइंगल। 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 है तो 3 वेक्टर से क्या बनेगा, इन ऑर्डर क्लोज लूप फोर्स ट्राइंगल। तो बच्चों पहला आपके पास फोर्स कौन सा आएगा, W आपके पास, वो तो कंफर्म है, W वर्टिकली डाउनवर्ड है। P भी पता है, हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड है। तीसरा जो कॉन्टैक्ट फोर्स आपके पास आएगा वो आपके पास क्या जाएगा, RB। और बेटा एरोज समझते हो, W का डॉट टेल यहाँ है, हेड यहाँ है, P का टेल यहाँ है, हेड यहाँ है, RB का टेल यहाँ है, हेड यहाँ है। अब ये एंगल देखो, P हॉरिजॉन्टल है और तुमने, और RB हॉरिजॉन्टल के साथ वही एंगल बनाएगी जो कि RB यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, कितना, थीटा। तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा। भैया आपका जो कॉन्टैक्ट फोर्स एट B है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। यहाँ पे RB P के साथ, क्योंकि P खुद क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो RB P के साथ वही एंगल बना लेगा जो RB हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, थीटा। अब इसमें W पता है आपको कितना, 2000 न्यूटन। अब खुद बताओ, अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि ये तो राइट एंगल है, W वर्टिकल है, P हॉरिजॉन्टल, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब अगर आपको वेट पता है, मतलब एक ट्राइंगल में अगर एक साइड पता है और ये एंगल निकाल लोगे 90 पता है, तो आप RB भी निकाल सकते हो, P भी निकाल सकते हो। RB तो मैं निकालूंगा भी नहीं, क्लास में तो निकालते हैं, लेकिन क्यों निकालूंगा यार जब मेरे से P पूछा गया है। तो अब बेसिकली अब मुद्दा मैथमेटिक्स का है, आपको पहले क्या निकालना है, थीटा निकालना है, अगर आपको समझ आता हो तो। बच्चन का सर समझा नहीं, देखो आपको ये थीटा एंगल कैलकुलेट करना है। अगर थीटा एंगल कैलकुलेट करोगे, अब फिजिक्स का मुद्दा नहीं है, फिजिक्स हो चुकी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैथमेटिकली अगर ये थीटा एंगल पता लग जाए तो मैं P भी निकाल दूंगा और RB भी निकाल दूंगा। अब बच्चे क्या सर कैसे, अब ये जो थीटा एंगल अगर आपको समझ आता हो तो ये एंगल भी क्या है, थीटा ही है। ये टोटल एंगल थीटा है किस ट्राइंगल में, से सपोज बेटा यहाँ पे इसे बोल देते हैं D, या इधर बोल देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ D। वेट है बच्चों, ये तो मैंने वेट फोर्स दिखा रखा था, यहाँ तो अभी ऐसे ही नोट किया मैंने। तो आपको इस BCD ट्राइंगल में ये एंगल निकालना पड़ेगा। कौन सा ट्राइंगल एंगल निकालना पड़ेगा, ये जो थीटा टोटल एंगल है। लेकिन कैसे निकलेगा वो मैं पहले बता देता हूँ। पहले क्या करो, पहले यहाँ से यहाँ मिला दो इसे। बच्चे कह रहे सर इससे क्या होगा क्या, वो तो तुम समझ जाओगे समय पे। अब देखो ये O से B रेडियस है तो कितनी हो जाएगी, 0.3 मीटर। अच्छा O से A रेडियस है, टोटल कितना है, 0.3। ये वाला 0.15 है, तो ये OD कितना बचा, 0.15 ही बचा। आई गेस आपको समझ आ रहा होगा। इसको हटा रहा हूँ मैं, रेडियस लिखा हुआ था तुम्हें याद रखना है, ठीक है। आपके पास ये 0.3 मीटर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है।
अब मैं ये कह रहा हूँ कि O से A कितना है 0.3 और ये यहाँ से देखो कितना है 1.5, तो कितना बचा 1.5 0.15, ठीक है। अब आपके पास ये 90 डिग्री है, बताने मतलब वो कचरा हो जाएगा इसलिए नहीं लिख रहा, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ इन राइट एंगल ट्राइंगल। कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में? OBD, मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा OB स्क्वायर 0.3 स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, OD स्क्वायर दैट इज 0.15 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा BD स्क्वायर। बच्चे कह रहे सर BD का क्या करोगे, तुम निकलने दो फिर बताता हूँ BD का क्या होगा, क्योंकि बिना BD के ना इस ट्राइंगल आपके BCD में आप थीटा एंगल नहीं निकाल पाओगे। ये जो टोटल एंगल जो थीटा आप कह रहे हैं ना, ये टोटल एंगल थीटा निकाल नहीं पाओगे अदरवाइज। तो BD बच्चों कैलकुलेशन कर लेना, BD कैलकुलेशन करने से जो आ रही है यहाँ पे, मतलब 0.3 स्क्वायर माइनस 0.15 स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर रूट कर देना। BD जो आपके पास आएगा आ जाएगा 0.2598 मीटर, 2598 मीटर। अब इसके अलावा यहाँ कर देते हैं। अब आपके पास इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन से में बच्चों, BCD, टेंजेंट थीटा बताओ। टेंजेंट थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है CD बाई क्या आएगा, टेंजेंट थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, CD बाई क्या आ गया BD। CD क्या है भाई, CD अरे ये 0.3 है, O से C रेडियस है, तो 0.3 और 0.15 कितना आ गया 0.45 डिवाइडेड बाई BD। BD निकाला है तुमने अभी 0.2598, तो 0.45 डिवाइडेड 0.2598, थीटा यहाँ से आ रहा है 60 डिग्री। आपके पास थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री, तो आसान ही है, ठीक है। थीटा 60 आ गया, वैल्यू पुट करो यार आंसर आ जाएगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। क्या लगाओगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में, टेंजेंट ही लगाओ सीधा, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर क्या है वेट डिवाइडेड बाय बेस। भाई टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। आ गया आपके पास P कितना, W कितना है 2000 बाई 10 थीटा। टेंजेंट क्या है 60 डिग्री, आपका P आ जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ से 1154.7 न्यूटन। फाइन। अच्छा आप इसे सिंपली ऐसे भी कर सकते थे अगर आपको किसी को मतलब इस तरीके से, आपकी मर्जी थी, बट वो लेंदी नहीं पड़ता, इसलिए मैं आपके पास मेथड 2 भी बोल सकते हो उसे। इसी उसके लिए आप सीधा क्या कर ले, अगर एक ये रोलर इक्विलिब्रियम में उस इंस्टेंट पे, तो जरूरी नहीं है नेट फोर्स ही 0 हो, नेट मोमेंट भी तो 0 होगा। तो मोमेंट अबाउट किसके ले लो, B पॉइंट के अबाउट मोमेंट 0 ले लो। जैसे ही मोमेंट 0 लोगे B पॉइंट के अबाउट, अब देखो अरे ऊपर से इतना, अब देखो यहाँ पे ये P तो किधर घुमाने की कोशिश करेगा इसे, भाई P तो आउट ऑफ द कर्व निकालने की कोशिश करेगा। W किधर आपके पास है, कर्व के अंदर रखने की कोशिश करेगा। जब P का मोमेंट W के मोमेंट को ओवरकम कर देगा, उस मोमेंट पे वर्ज ऑफ मोशन पे आ जाएगा, मोशन नहीं होगा, वर्ज ऑफ मोशन। P उससे ज्यादा लगाओगे तब मोशन होगा। तो मोमेंट अबाउट B 0 किया तो RB का तो मतलब कोई सीन ही नहीं रहेगा। जब भाई मोमेंट अबाउट आपके पास B से 0 करोगे, मोमेंट अबाउट B 0 करोगे तो RB तो उसी से पास कर रहा है, तो इसका तो मोमेंट 0 हो गया। P इंटू कितना आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस CD एंटी क्लॉकवाइज, और ये W इंटू क्या आएगा DB या BD क्लॉकवाइज। P यहाँ से कितना आ गया, ओ सॉरी, एक्चुअली हम जो क्लास में कराते हैं उसका 1000 लेते हैं हम बेटे, इसलिए याद रहता है। DB आपके पास यहाँ पे है 0.2598, मुझे तो क्लास वाला भी डेटा याद रहता है। DB वैसे हम जो करते हैं उसमें 1.3228 आता है, बट एनीवे इस डेटा के अकॉर्डिंग करना है। CD आपके पास कितना आ जाएगा 0.45, यहाँ से भी जो आंसर आएगा कितना आएगा 1154.67 न्यूटन। फाइन। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है ना, ये क्वेश्चन अभी और भी है। बच्चन का सर कैसे, देखो पहला तो ठीक है आपके पास हॉरिजॉन्टल लगाया है, कहा है अ रोलर ऑफ रेडियस दिस एंड दिस रेडियस एंड दिस वेट इज टू बी पुल्ड ओवर अ कर्व ऑफ दिस मच हाइट बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स P। तो पहले तो आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स P लगाना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स P अप्लाइड टू द एंड A। आपके पास स्ट्रिंग वाउंड टाइटली अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द रोलर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ P रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रोलर मूविंग ओवर द कर्व। ठीक है, P निकाल दिया आपने। एक पार्ट और है, कहता है व्हाट इज द लीस्ट P थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील टू जस्ट टर्न द रोलर ओवर द कर्व। मतलब कहता है कि इस दफा
आप सेंटर से लगाओ पी, ये मत लगाओ पी ना, आप पी लगाओ सेंटर से। और कहता है पी सेंटर से तो लगाओ ही लगाओ, लेकिन ये बताओ कि मिनिमम कितना चाहिए होगा सो एज टू मूव इट आपके पास ओवर द कर्व। अच्छा, कुछ बच्चे तो ये भी पूछते हैं मतलब क्लास में कि सर इधर ही क्यों लगाए, तो मूर्ख इधर लगाओगे तब अब बाहर आएगा क्या कर्व से? अगर बच्चा कराए ऐसे वर्टिकल, अरे वर्टिकल लगाओगे तो उठ जाएगा, कर्व से बाहर नहीं आएगा। इधर ही कहीं लगाओगे तो लॉजिक कॉमन सेंस है यार, किसी चीज को खींच रहे हैं हम, इधर खींचेंगे। एंगल कौन सा फिक्स किया है? मैं तो एंगल फिक्स भी नहीं कह रहा, मैं तो ऐसे ही से कोई आपके पास एंगल ऐसे बोल दे अल्फा, तो मैं कह रहा हूँ कि एज ऑफ नाउ अल्फा इज नॉट फिक्स, बट यूजुअल आपके पास इंट्यूशन क्या है कि आप इधर फोर्स लगाएंगे तो कर्व से बाहर आएगा। बट बच्चों आपसे अच्छा क्वेश्चन है ये, पी आपसे मिनिमम पूछा गया है, ठीक है। तो मैं पहले तो ना आपके पास अगर खाली, अच्छा ठीक है, एक बार मेरे को आप तुम डायग्राम बनाने का टाइम दे दो, ठीक है। ये भैया टेक्नोलॉजी का यही यूज है। फाइन ना, इस दफा बच्चों एक तो पॉइंट देखो वही रहेगा, वो पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना भाई। आपका जो वेट है वो कहाँ से एक्ट कर रहा है? सेंटर से ही एक्ट कर रहा है, दैट वोंट चेंज एट ऑल, वो तो वही रहेगा, वेट है डब्लू। अब इस दफा जो कहा गया है वो ये पॉइंट बोला गया है कि जो आपका पी फोर्स आए वो कहाँ से एक्ट करे बच्चों? पी फोर्स जो एक्ट करे वो यहां से एक्ट करे, सेंटर से, सेंटर से आपके पास एक्ट करे, और पी मिनिमम भी होना चाहिए, पी शुड बी मिनिमम। अब फिर से वही कहानी मैं आपको एक बार बोल देता हूं, जैसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट मान लो ए है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट कौन सा है? बी है। तो तुम्हें भाई व्हेन दिस सिलेंडर और या व्हेन दिस रोलर, इस हम सिलेंडर का एग्जाम बोलते हैं, ये रोलर सिलेंडर ही रोलर है। इसकी जो फिजिक्स होगी वो क्या होगा कि व्हेन दिस रोलर विल बी अबाउट टू मूव आउट ऑफ दिस आपके पास कर्व या जो आपके पास ऑब्स्टेकल है, इट विल लूज इट्स कॉन्टेक्ट एट पॉइंट ए, द ओनली कॉन्टेक्ट विल बी एट पॉइंट बी, एंड एट दैट इंस्टेंट दिस रोलर विल बी एट वर्ज ऑफ मोशन अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेज P, W and the contact force from B, the contact force from B. But so as to keep the body in equilibrium under the action of three forces, they must be concurrent or they all must meet at same point. So बच्चों जो contact force आएगा इस दफा, ध्यान से सुनना, वो B से तो एक्ट करेगा और इस पॉइंट से पास करना ही करना है उसे। किससे बच्चों? सेंटर से पास करना ही है। तो अब क्या हुआ? B से एक्ट करे और सेंटर से पास करे तो ये वाला फोर्स होगा, तो ये उसकी क्या होगी बच्चे? लाइन ऑफ एक्शन होगी। क्या होगी? लाइन ऑफ एक्शन। आई गेस आपको समझ आ रहा होगा, दैट विल बी द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट कॉन्टेक्ट फोर्स। ओके फाइन। नाउ एक पॉइंट रुकना, अभी देखो ये, हाँ इसके मतलब इसी के अलोंग पैरेलल लगा रहा हूँ, ये कॉन्टेक्ट फोर्स है, क्या है? आर बी। लेकिन तुम्हें बताऊं बच्चों, ये वो कॉन्टेक्ट फोर्स है जो कि कहीं ना कहीं इसके सरकमफेरेंस के परपेंडिकुलर भी है। तो बच्चा जो यहाँ पे जो आर बी है वही क्या है? एन बी है। यहाँ पे जो आर बी है ना, ये जो आर बी है यही क्या है आपके पास? एन बी। फ्रिक्शन इस केस में क्या होता है? जीरो। बट हमसे ये तो पूछा ही नहीं, मैं तो ऐसे ही फिजिक्स बता रहा था आपको। ओके फाइन। नाउ इस दफा कुछ चीजें इजी भी हैं। बच्चे कह रहे सर किस तरह? अब सुनना, जैसे ओ बी, ये पॉइंट कौन सा था आपके पास? डी हमारे पास, ठीक है। ये वेट है बच्चों, पहले वाला तो फोर्स कह रहा है, ये तो ज्योमेट्रिकल डायमेंशन कह रहा हूँ। ये जो रेड कलर से हैं ये तो आपके पास फोर्सेज हैं, और जो व्हाइट कलर से हैं ज्योमेट्रिकल डायमेंशन है। तो ये तो बच्चों 0.3 मीटर है। ये ओडी कितना आएगा आपके पास? अरे टोटल 0.3, ये 1, ये तो याद ही होगा, अभी थोड़ी देर पहले तो किया भाई। ये कितना है? 0.15। तो मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ, तो ये 0.1 सॉरी टोटल 0.3 यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला 0.15, तो ये कितना बचा? 0.15 मीटर। अब आर बी जो हॉरिजेंटल से एंगल बना रही है, ये एंगल आपके पास से कोई क्या है आपके पास? अल्फा। तो यहाँ पे ये जो एंगल आएगा ये भी क्या रहेगा? अल्फा। अब आप ये अल्फा निकाल सकते हो इजीली इन राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों? ओ बी डी। आपको क्या नोन है? परपेंडिकुलर, अरे परपेंडिकुलर नोन है और हाइपोटेन्यूज नोन है, तो आप साइन रूल लगाओ, साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या आएगा? परपेंडिकुलर कितना है? 0.15 ओवर क्या आएगा बच्चे? हाइपोटेन्यूज क्या है? 0.3। तो कितना आ गया? आई गेस आपको सबको समझ आ भी गया होगा, ये कितना आ जाएगा? 1/,
2। अब अल्फा आपके पास कितना आ गया यहाँ से बच्चे 30। अब आपको क्या करना है, अल्फा 30 है, अब तुम्हें एक फोर्स ट्राइंगल बनाना है। एक फोर्स ट्राइंगल ऐसा जिसमें W प्लस कॉन्टेक्ट फोर्स एट बी आर बी, इसे एन बी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, प्लस पी मिनिमम, इन तीनों का वेक्टर सम क्या होना चाहिए 0। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास इस रोलर पे 3 फोर्स लगे हैं, W और आर बी और पी मिनिमम, इन तीनों का नेट क्या होना चाहिए 0। तो सुनना और समझना ध्यान से। W तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में फिक्स है, किधर आएगा बच्चों, वर्टिकली डाउनवर्ड। किधर आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये तो फिक्स है बच्चों, वर्टिकली डाउनवर्ड है। कौन सा फोर्स है, W। इसके बाद आप P को नहीं बना सकते। बच्चन का सर क्यों, P के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, ना मैग्नीट्यूड पता है, ना क्या पता है आपको डायरेक्शन। P के बारे में ना आपको मैग्नीट्यूड पता है, ना क्या पता है डायरेक्शन। अब बनाओगे कैसे भाई P को, P का तो ना मैग्नीट्यूड पता है तुम्हें, अरे तो निकालना है मैग्नीट्यूड तो पागलो बच्चे। अगर डायरेक्शन तुम्हें कहा गया है कि भाई हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल बना रहे हो तो कुछ भी हो सकता है आपको, लेकिन एक चीज पता है, आरबी की लाइन ऑफ एक्शन पता है कि वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। कितना बना रही है 30। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना, आपको भले ही आरबी का मैग्नीट्यूड ना पता हो, लेकिन आपको उसकी लाइन ऑफ एक्शन पता है। वो क्या पता है, सुनना ध्यान से। पहले ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, ये लग क्यों नहीं रही हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, आर बी की ये लाइन ऑफ एक्शन है बच्चों, जाने दो कहीं तक भी, और शायद 30 है ना एंगल, तो हाँ ये कहीं, ओके फाइन। अब बच्चे ने कहा सर ध्यान से सुना, ये जो आपके पास है ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर बी, और ये मतलब जरूर नहीं, आगे तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, ठीक है, और आगे तक ले जाओ। बच्चे ने कहा सर आरबी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अब मुझे नहीं पता आरबी का मैग्नीट्यूड। बच्चन का सर डब्ल्यू फिक्स है बच्चों, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है कितना 2000 न्यूटन, मतलब उसका स्टार्ट, मतलब उसका यहाँ पे टेल फिक्स है और उसका क्या फिक्स है, हेड। आरबी का ना लाइन ऑफ एक्शन तो यही रहेगा क्या, कि वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी 30, बट उसका मैग्नीट्यूड ये भी हो सकता है, ये भी, इतना भी, इतना भी। मतलब अगर मैग्नीट्यूड इतना होगा तो यहाँ पे एरो आएगा, और ये क्या बनेगा बच्चे, आई गेस आपको समझ आता होगा P। अगर यहां तक का मैग्नीट्यूड होगा किसका, आरबी का, तो ये बच्चों किसका मैग्नीट्यूड आएगा P। अगर आप थोड़े से भी समझदार हो तो आपको इस बात का समझ आ रहा होगा कि जो डॉटेड लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P के मैग्नीट्यूड को। अगर ये डॉटेड, बच्चों क्लोज लूप देखो, अगर तीनों का नेट 0 है तो एक इन ऑर्डर क्लोज लूप ट्राइंगल तो बनेगा, जिसमें W फिक्स है, आरबी की सिर्फ लाइन ऑफ एक्शन फिक्स है, मतलब हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाएगा। आपके पास ये किस सेंस में एंगल बना रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इतना भी हो सकता है, इतना भी, इससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर ये इतना हुआ तो ये P होगा, इतना हुआ तो ये P होगा। अगर यहां तक हुआ तो आई गेस सब बच्चों को समझ आ रहा होगा ये P होगा। लेकिन तुम एक चीज बताओ, अगर ये डॉटेड लाइन आपके पास P के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इनका लेंथ कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, डॉटेड लाइन की जो लेंथ है वो किसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, P। अगर ये आपको मिनिमम चाहिए तो पागलो, मिनिमम कब होगा, जब ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। मिनिमम कब होगा, जब ये डॉटेड लाइन क्या होगी, शॉर्टेस्ट। डॉटेड लाइन शॉर्टेस्ट कब होगी, इतना तो आई गेस आपको पता होगा। अरे पागलो, तब होगी जब ये इससे इस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर। आई गेस इतना समझते हो बच्चों, परपेंडिकुलर पे क्या आएगी ये आपके पास, दैट इज जब ये परपेंडिकुलर होंगे आपस में तो आपके पास ये P क्या आ जाएगा, मिनिमम। तो बच्चों ये एक्चुअल RB आएगा, यहाँ क्यों लिख दिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक RB कब, जब P मिनिमम होगा, P मिनिमम। और ये क्या है बच्चे, RB। अच्छा ये अल्फा 30 है, ये वर्टिकल के साथ तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितना एंगल बनाएगी 90, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ओके फाइन, मेरे को शायद रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बार बता देता हूँ। डॉटेड लाइन सारी ठीक है ये, बट ये मिनिमम नहीं है डॉटेड लाइन वाले P। मिनिमम कब होगा, जब ये लाइन शॉर्टेस्ट होगी। लाइन शॉर्टेस्ट कब होगी, ये वाली वाइट भी इससे बड़ी है और ये वाली वाइट भी इससे बड़ी है। तो ये वाली लाइन मिनिमम कब होगी, जब यहाँ से इस RB की लाइन पे परपेंडिकुलर डाला जाएगा। तो परपेंडिकुलर डाला तो RB यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है, P मिनिमम यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है, और यहाँ RB का टेल है और यहाँ हेड, P का यहाँ, P मिनिमम का यहाँ टेल है और यहाँ क्या हेड। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। बाकी चाहे वाइट वाले को भूल जाओ। अब यार एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड पता है, ये एंगल पता है, P मिनिमम पूछा है, मुझे तो वैसे ही दिख रहा है।
अरे यार ये आपके पास इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, इतना समझते हो, परपेंडिकुलर है, बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो यार हाइपोटेन्यूज का कोस 60 आर भी होगा तो ये साइन 60 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ वैसे, डब्लू ये जो आया इसका कोस ये आएगा साइड, तो ये कौन सी साइड आ जाएगी, साइन 60, तो साइन 60। बाकी आप कर सकते हो मैग्नीट्यूड, इसका डब्लू कितना गिवन है 2000 आई गेस, इनटू साइन 60। वैसे मुझे याद तो है ये तो 0.866 होता है, बट इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर लो, 1732.05 न्यूटन। ये बच्चों आपके पास क्या लगेगा, पी मिनिमम होगा। कहाँ से, जब वो सेंटर से पास करेगा। डायरेक्शन के लिए भी आप समझ सकते हो, पी मिनिमम पता है कब होगा, मैग्नीट्यूड तो समझ आ गया, पी मिनिमम कितना होगा बेटा 1732.05 न्यूटन। और तुम वैसे भी मतलब हमेशा के लिए भी याद रख सकते हो ये चीज़, क्या कि पी मिनिमम तब होता है, पी मिनिमम तब होगा, याद रखना, पी मिनिमम, अगर पी मिनिमम चाहिए तुम्हें तो ये पी मिनिमम आरबी की लाइन ऑफ एक्शन के, ये आरबी की लाइन ऑफ एक्शन है जो रेडियल डायरेक्शन है, आरबी की लाइन ऑफ एक्शन के जब परपेंडिकुलर होती है ये डायरेक्शन पी की, तब क्या होता है मिनिमम। अरे देखो ना बच्चों, ये आरबी की लाइन ऑफ एक्शन है और ये किसकी लाइन ऑफ एक्शन है, पी मिनिमम की। कब है ये, जब 90 डिग्री है। तो ये था बच्चों आपके पास क्या था, मैकेनिक्स के जो क्वेश्चंस थे, थ्योरी ऑफ मशीन के पहले कर चुके हैं, ठीक है, नहीं तो मैं कर देता। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन क्योंकि ये क्लास का कराया हुआ है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जिन जो बच्चे अपीयर हुए हैं, ठीक है। बाकी मतलब ज्ञान सभी दे रहे हैं तो इसमें देना नहीं देने का पॉइंट है नहीं, मैंने क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए, ठीक है। सी यू।